नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए अब बमुश्किल 2 से 3 महीने बचे हैं, यानी मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल अब खत्म होने को है। मोदी दावा कर रहे हैं कि वो तीसरी बार सत्ता में लौटने जा रहे हैं, लेकिन इस दावे के सामने एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क भी है। जी हां, क्या इतनी आसानी से यह कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव में मोदी तीसरी बार सत्ता हासिल कर लेंगे? दरअसल जितनी आसानी से मोदी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, उतना ही मुश्किल है इस दावे को हकीकत में बदलते हुए देखना। ऐसा यहां हम क्यों कह रहे हैं, इस पर आगे चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जरा राहुल गांधी की बात और उनके पीछे पीछे भागते हुए नरेंद्र मोदी की चर्चा कर लेते हैं। दरअसल आप देख रहे होंगे कि इन दिनों उनके जो बयान आ रहे हैं, यानी राहुल गांधी के जो बयान आ रहे हैं और उधर मोदी के जो बयान आ रहे हैं, उनसे यही पता चल रहा है कि मोदी अब पूरी तरह राहुल के दबाव में आ चुके हैं। और यह सिलसिला आज का नहीं है, बल्कि कर्नाटक चुनाव के वक्त से चल रहा है। दोस्तों, आप याद कीजिए कि कर्नाटक चुनाव के वक्त राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी कई बार आमने सामने नजर आए थे। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 5 गारंटियां दी थीं और उनका ऐसा असर हुआ कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बन गई। कांग्रेस की इस जीत के बाद मोदी ने भी गारंटी शब्द को पकड़ लिया और अब वो अपने चुनावी भाषणों में मोदी की गारंटी जुमले का इस्तेमाल करने लगे हैं। राहुल गांधी ने मणिपुर की बात संसद में रखी तो मोदी को म से मणिपुर बोलने पर मजबूर होना पड़ा। भले 2.5 मिनट ही उन्होंने कहा, लेकिन मणिपुर पे वो चर्चा करना पड़ा, जो चर्चा जिसकी जरूरत थी। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी वहां भी पहुंच गए, मणिपुर भी पहुंच गए, पहले भी पहुंचे और अपनी यात्रा लेकर भी पहुंचे। वहीं से उन्होंने शुरुआत की। खैर, आगे बढ़ें। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की तो मोदी अपने भाषणों में अमीर और गरीब जाति का जिक्र करने लगे। राहुल ने इसके बाद भी ओबीसी के हक की बात करना नहीं छोड़ा तो मोदी खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताने लगे। कल ही आपने सुना, राहुल गांधी ने देश की पूंजी एक ही कारोबारी को देने का इल्जाम मोदी पर लगाया और तमाम पीएसयू के बिकने पर सवाल उठाए। तो अब मोदी बता रहे हैं कि उनके शासन के 10 साल में पीएसयू की नेटवर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर 17 लाख करोड़ हो गई है। मतलब साफ है कि मोदी के इन बयानों से कांग्रेस के लिए उनका डर जाहिर हो चुका है और अब तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा के कारण यह डर और बढ़ गया है। असम से लेकर झारखंड तक यात्रा को जिस तरह रोकने या कांग्रेस के सहयोगी दलों को परेशान करने की कोशिश बीजेपी ने की, वो आपने पिछले दिनों देखा ही है। असम में भी देखा, झारखंड में भी देखा, बिहार में भी देखा। अभी यात्रा ओडिशा में है, जहां बीजेपी के दोस्त बीजेडी बीजू जनता दल की सरकार है और यहां राहुल गांधी के लिए भारी भीड़ उमड़ी। ये भीड़ बिहार के पूर्णिया में भी उमड़ी थी। ये भीड़ जो है वो झारखंड के रांची और अलग अलग जगहों पे भी उमड़ी थी और ये भीड़ अब ओडिशा में भी उमड़ी। और राहुल गांधी ने बताया कि जैसे तेलंगाना में बीआरएस बीजेपी के साथ थी, वैसे ही यहां ओडिशा में बीजेपी बीजेडी के साथ है, यानी भारतीय जनता पार्टी जो है उसके साथ बीजू जनता दल बीजेडी है। वहां के मुख्यमंत्री आप जानते हैं नवीन पटनायक हैं और दोनों की गलबहियां खूब होती हैं, और खासकर तब जब बीजेपी किसी मसले पर फंसती है और वो भी दिल्ली में लोकसभा या राज्यसभा में, वहां पर बीजेडी जो है वो इनकी मदद के लिए आ जाती है। आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी को इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी जुबानी सुन लीजिए। अच्छा, एक और बात बताता हूं आपको। आपने बीजेडी पार्टी का नाम सुना होगा, आपने बीजेपी पार्टी का भी नाम सुना होगा, है ना? बीजेपी और बीजेडी, बीजेपी और बीजेडी ये एक ही चीज है, ये 2 चीजें नहीं है। मैंने देखा इनको लोकसभा में, जब भी नरेंद्र मोदी ऐसे इशारा करते थे, यूं देखो, यूं करते थे, यूं, बीजेपी के जो उनको कह दो कठपुतलियां थी,
वो एकदम खड़े होकर नाचना शुरू कर देते थे। और जब भी बीजेडी को यहां जरूरत पड़े तो उधर से उनके पार्टनर नरेंद्र मोदी जी इनकी मदद करते हैं। तो यहां जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी कर रही है, करेगी, करती जाएगी। और ये आप याद रखिए, कि बीजेपी और बीजेडी एक ही चीज है। यही बात तेलंगाना में उठी थी। वहां पे भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की पूरी मदद बीजेपी करती थी। दिल्ली में उनकी कठपुतलियां वहां उनकी मदद करती थी। हमने तेलंगाना में बीआरएस को उखाड़ के फेंक दिया। वही काम हम यहां बीजेडी के साथ करने जा रहे हैं। ये मैं आपसे कहने आया था। भारत जोड़ो का लक्ष्य नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आप सब लोग क्या करोगे? आप सब क्या करोगे? मोहब्बत की दुकान खोलोगे। बीजेपी नफरत का बाजार, आप मोहब्बत की दुकान। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। तो सुन रहे थे आप, साफ साफ यहां राहुल गांधी कह रहे हैं जो काम हमने तेलंगाना में किया वही काम यहां करेंगे, क्योंकि तेलंगाना में बीआरएस जो थी वो बीजेपी की बी टीम थी और यहां बीजेडी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। तो जैसे हमने वहां उखाड़ फेंका वैसे ही हम यहां उखाड़ फेंकेंगे और मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। ये सब कह रहे थे यहां राहुल गांधी। राहुल गांधी अपनी यात्रा में लोगों को सियासत जो है के सच से वाकिफ कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं और दलितों, आदिवासियों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं के लिए न्याय की आवाज उठाते जा रहे हैं। अब यात्रा कुछ दिनों में यूपी पहुंचेगी, यानी उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है। इसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इसकी जानकारी अखिलेश यादव ने कल ही दे दी थी और उन्होंने साफ साफ लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को कि आपकी चिट्ठी मिली जिसमें आपने यात्रा के लिए मुझे इनवाइट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस यात्रा में या तो अमेठी में या रायबरेली में आपके साथ रहूंगा। यह बात साफ साफ उन्होंने लिखित रूप में अखिलेश यादव ने दे दी है, कह दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक साथ आना दोस्तों बीजेपी को अभी से डरा रहा है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद थी कि शायद समाजवादी पार्टी कांग्रेस का साथ न दे। अब ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को अपनी तरफ मिलाने का खेल खेलना शुरू कर दिया है। बिहार में जो सफलता उसे नीतीश कुमार के साथ मिली वही वो उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ दोहराना चाहती है। अब जयंत चौधरी हेमंत सोरेन बनेंगे या नीतीश कुमार बनेंगे यह देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बीजेपी का एक प्लान तैयार रहता है। बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा ओडिशा पहुंची, ओडिशा नहीं, आइए थोड़ा और पीछे चलते हैं, असम पहुंची। तो असम में आपने देखा कि कैसे असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की, उनकी यात्रा पर लाठीचार्ज तक हुई। और उसके बाद आपने देखा कि यात्रा पहुंची बिहार। पहुंचने से पहले क्या कुछ हुआ, नीतीश कुमार पलटी मार गए। आपने देखा कि हेमंत सोरेन को, झारखंड पहुंचने से पहले हेमंत सोरेन को आउट करने की कोशिश हुई। अब जब यात्रा ओडिशा में है उसके बाद छत्तीसगढ़ पहुंचेगी और उसके बाद जैसे ही यात्रा 14 तारीख को प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश में, उससे पहले एक स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है और नाम है उस स्क्रिप्ट का जो कहानी है उसका शीर्षक कौन है? आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी। लेकिन जयंत चौधरी क्या नीतीश कुमार बनेंगे या हेमंत सोरेन बनेंगे यह देखना दिलचस्प तो होगा ही, लेकिन इस मसले पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के पुराने साथी जयंत चौधरी के जाने की बात हो रही है तो उन्होंने क्या कुछ खुलकर कहा सुन लीजिए। उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं और समझेंगे कि कैसे यहां जो खेल है 2024 की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, कैसे बहुत मुश्किल होता जा रहा है 2024 का चुनाव। देखिए जरा, सुनिए। आपने सर अच्छा ऑफर दिया लेकिन उधर बात चल रही है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं।
मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सर, आप न्याय यात्रा में शामिल होने तो सुना आपने, जयंत चौधरी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। वो जानते हैं किसानों की लड़ाई क्या है, और सबसे बड़ी बात यहां अखिलेश यादव अपनी दोस्ती और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात पर अडिग दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने बीजेपी और मोदी के सारे सियासी गणित को डिरेल कर दिया है। हैरान परेशान मोदी हर मंच से कांग्रेस पर ही निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आपने 2 दिन पहले देखा, सोमवार को लोकसभा में उन्होंने भाषण दिया और आज राज्यसभा में मोदी भाषण दे रहे थे। भाषण किस लिए दे रहे थे? क्योंकि एक परंपरा है अपने यहां, जब ये जो संसद का जो बजट सत्र है वो जब शुरू होता है, उससे पहले राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण होता है। देश के नाम और सदन से वो संबोधित करती हैं, क्योंकि सरकार तो उनकी होती है, उनकी बुलाई, उनके द्वारा आमंत्रित सरकार होती है, जिसमें अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो उस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है। धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में सदन का जो नेता होता है, जो प्रधानमंत्री, वो अपना भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 दिन से, मतलब एक बार लोकसभा में और एक बार राज्यसभा में आज भाषण दिए, और इस भाषण में मोदी ने जिस तरह से राहुल के उठाए मुद्दों पर जवाब देते नजर आए, उससे यह साफ साबित होता है कि वो राहुल के दबाव में आ चुके हैं। हालांकि इसके बावजूद राहुल और अपने विरोधियों का मखौल उड़ाना मोदी नहीं छोड़ रहे हैं। सोमवार को उन्होंने लोकसभा में पंडित नेहरू का अपमान किया, और आज राज्यसभा में जो खड़गे जी हैं, जो राज्यसभा में विपक्षी नेता हैं, एलओपी हैं, उनका मजाक उड़ाने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए जरा सुन लेते हैं, उनकी जुबानी भी सुन लेना चाहिए। कहीं ना कभी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें काम आ जाती हैं। जरा सुनिए मोदी जी को। चर्चा के दरमियान अनेक मान्य सदस्यों ने अपने विचार रखे और चर्चा को समृद्ध करने का अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया। इस चर्चा को समृद्ध करने के प्रयास करने वाले सभी आदरणीय साथियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ साथियों के लिए आलोचना करना, कड़वी बातें करना, ये उनकी मजबूरी थी। उनके प्रति भी मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है, तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। तो आपने देखा, यहां मोदी जी खड़गे जी जैसे वरिष्ठ सांसद का मजाक उड़ा रहे हैं, तब उनके सांसद जो हैं मेज थपथपा रहे हैं, जबकि खड़गे जी उनकी बातों को बिना किसी भाव के सुन रहे थे। लास्ट आपने देखा, खड़गे चुपचाप अपने मफलर को पीछे लेके जाते हैं, गले को ढकते हैं और चुपचाप बेभाव मोदी की बातों को सुन रहे हैं। देश के पीएम पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने जिस तरह से विपक्षी दल के अध्यक्ष के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो किसी भी तरीके से लोकतंत्र का सम्मान नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मोदी इसका भी इल्जाम कांग्रेस पर लगा रहे हैं। मोदी ने आज राज्यसभा में कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने सरकार में आते ही लोकतंत्र का गला घोट दिया है। रातों रात राज्य की दर्जनों सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। मोदी यहां तक बोल चले कि आपने, यानी कांग्रेस ने, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की, जबकि सच यह है कि संसद में 150 विपक्षी सांसदों का निलंबन मोदी सरकार ने ही किया।
विपक्ष तो कई सवालों पर मोदी से बोलने के लिए कहता है, लेकिन वो बोलने की जगह चुप रहते हैं या संसद आते ही नहीं हैं। आपने सुन लिया अभी इसी बयान में क्या कुछ कह रहे थे कि लोकसभा में वो आजकल नहीं है, यानी सीधे राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, जहां थोड़ा सा हंसने का मौका मिल जाता है, लेकिन उसकी कमी को यहां खड़गे जी पूरा कर रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं? आजकल वो एक मीम चलता है, मोदी जी कुछ बोलते हैं, फिर पीछे से एक फिल्मी डायलॉग आता है, कहना क्या चाहते हो। ये जो डायलॉग है वो थोड़ा मुझे यहां बोलने की इच्छा हो गई, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आखिर मोदी जी यहां आप कहना क्या चाहते हैं। खैर, चुनाव से पहले सियासत में ऐसे उलटफेर बीजेपी के शासनकाल में आम बात हो चुकी है दोस्तों, लेकिन क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा इन तमाम उलटफेरों पर भारी पड़ेगी? क्या राहुल के उठाए मुद्दों के दबाव में आ चुके हैं मोदी? क्या बीजेपी को लगने लगा है हार का डर? और इससे बड़ी बात कि क्या बुरी तरह फंस चुका है लोकसभा चुनाव? इसके बहुत सारे प्रमाण सामने हैं, बहुत सारे सबूत सामने हैं। आज उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक पाचपुर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की एक बाइट और सुनाना चाहता हूं। आदिवासियों की बात हो रही है। देखिए, बिहार से निकले झारखंड पहुंचे, झारखंड में आदिवासियों के साथ, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री, उनके साथ जो कुछ हुआ यह आपने देखा। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री को आप बाहर निकाले, लेकिन दूसरा आदिवासी मुख्यमंत्री उस पद पर बैठने के लिए तैयार था, और अब तो वो सीना ठोक कर सरकार चला रहा है, क्योंकि उनके पास अब बहुमत है। फ्लोर टेस्ट वो पार कर चुके हैं, जितनी उन्होंने संख्या बताई उतने में वो पास कर चुके हैं। दूसरी तरफ अब ये यात्रा एक और आदिवासी स्टेट में पहुंची है, जहां जिसका नाम ओडिशा है। और तीसरी, इससे आगे जब बढ़ेगी यात्रा, जब पहुंचेगी छत्तीसगढ़, तो वो भी देश का सबसे बड़ा आदिवासी प्रदेश है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा संख्या छत्तीसगढ़ में है आदिवासियों की, लगभग 34%। तो आदिवासी 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 3 स्टेट, लेकिन इन आदिवासियों को लेकर अब, या इन आदिवासियों के दिलो दिमाग में जो कुछ आज की तारीख में भरा हुआ है, बैठा हुआ है, उसी पर अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने एक बहुत शानदार अपनी बात रखी है। ड्रोन की बात उन्होंने कही है कि कैसे आदिवासियों की संख्या गिनी जा रही है, कैसे निगाहें रखी जा रही हैं। सुन लेते हैं उसको, फिर आगे बढ़ेंगे और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं, उनके बीच हम चलेंगे तुरंत सवालों के साथ। सुनिए जरा राहुल गांधी को। आज मैं निकल रहा था, रास्ते में मुझे लोगों ने रोका, कहा कि देखिए, ये ड्रोन जो सर्वे हो रहा है, ये ड्रोन सर्वे हो रहा है, इसको आप रोकिए। तो यात्रा में हम लोगों से बात करते हैं, तो वो हमें बताते हैं क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है। तो उन्होंने हमें बताया, देखिए ये नई चीज निकली है, ये ड्रोन सर्वे है, ऊपर से ये ड्रोन उड़ा देते हैं, और ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये आदिवासियों की जमीन चोरी करने की तैयारी हो रही है। ये क्या करेंगे, ये गांव-गांव में जाएंगे और कहेंगे कि देखो भैया, ये जमीन इस व्यक्ति की है, ये जमीन इस व्यक्ति की है, मगर ये जो जमीन है, जिसको ग्राम सभा की जमीन कहा जाता है, ये किसी के नहीं है। बात समझ गए आप? तो ये जो आगे पीछे ड्रोन घूम रहे हैं ना, ये अडानी का काम किया जा रहा है यहां पे। और अभी मैं बिरसा मुंडा जी के यहां मत्था टेक के आया हूं, हाथ जोड़ के आया हूं। ये कौन सी लड़ाई लड़े थे भैया? आपने कहा आजादी की लड़ाई, सही बात है, मगर वो आजादी की लड़ाई क्यों लड़ रहे थे? आदिवासियों के लिए। और आदिवासियों के लिए क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही थी। ये तो है। अगर कोई आदिवासी का जंगल जमीन जल नहीं छीनता तो बिरसा मुंडा जी नहीं लड़ते उनसे।
अगर ये लड़े तो इसलिए लड़े कि उनका जल, उनकी जमीन, उनका जंगल छीना जा रहा था। वही आज उड़ीसा में हो रहा है। और ये जो ड्रोन सर्वे हो रहा है, ये ड्रोन जो उड़ रहे हैं, उनके टाइम अंग्रेजों की गोलियां थी। आज 21वीं सदी में ड्रोन उड़ रहा है ऊपर। तो साफ साफ आप सुन रहे थे यहां राहुल गांधी कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, अदानी के लिए क्या काम किया जा रहा है, ड्रोन की बात कर रहे हैं यहां राहुल गांधी। तो बात बहुत कुछ, लेकिन उन सब के बीच सबसे बड़ी बात कि नजरें जो हैं वो लोकसभा चुनाव पर हैं। और लोकसभा चुनाव क्या फंसा दिया है राहुल गांधी ने, या बुरी तरह राहुल गांधी ने नहीं बल्कि मोदी जी ने खुद फंसा दिया है, या खुद फंस गए हैं मोदी जी? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे एक साथी और इधर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधा आना चाहता हूं सबसे पहले सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, कैसे देखा जाए? हम लिख रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, उसके कई सारे सबूत पहले अपनी भूमिका में रख भी चुका हूं कि मोदी जी कैसे खुद को फंसाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या मोदी जी को राहुल गांधी ने इतना फंसा दिया है कि उनके पीछे पीछे भागते हुए, उनको पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज राज्यसभा में भाषण दे रहे थे, लेकिन वहां भी वो राहुल गांधी को याद कर रहे हैं। राहुल गांधी के नाम पर वो खड़गे को कहीं ना कहीं अपमानित कर रहे हैं। उनसे उम्र में भी और तजुर्बे में भी, भले पद की बात अलग है, दोनों में मल्लिकार्जुन खड़गे आगे हैं। और आप सियासत में किसी का अपमान कीजिए, किसी का सम्मान कीजिए, इसको भी किनारे हम कर दें सुनील जी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या यहां पर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव 2024 इतना आसान नहीं है और यह फंस चुका है, यह माना जाए। राजीव जी, निश्चित रूप से 2024 इस साल होने वाला जो लोकसभा का चुनाव है बहुत सामान्य चुनाव नहीं है, सत्तारूढ़ दल के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। सत्तारूढ़ दल के सामने जो विपक्ष ने चुनौतियां प्रस्तुत की हैं, उसका अभी तक कोई जवाब पार्टी दे नहीं पाई है। विपक्ष जनता से जो जुड़े हुए मसले हैं उनको लेकर के आगे चल रहा है। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा चल रही है, उस न्याय यात्रा में वह उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, और उनके समाधान की उम्मीद लोग पिछले 10 सालों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनको उससे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ा। सत्तारूढ़ दल को यह उम्मीद रही है, अभी भी उम्मीद है कि जो उनका एजेंडा रहा है, उस एजेंडे को लागू करके वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रहेंगे, लेकिन वो दिखता नहीं है। अगर वो उसको लेकर के यही इतना ही आश्वस्त होते तो नीतीश कुमार जी को बिहार में तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। आज जो कोशिश की जा रही है कि अन्य राज्यों में भी कुछ तोड़फोड़ हो जाए, या जिस तरीके से दबाव बनाया गया झारखंड में, उसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर सत्तारूढ़ दल के एजेंडे उतने ही कारगर हैं जितने वो 2019 में कारगर थे या 2014 में कारगर थे, तो कहीं ना कहीं एक मन में यह बेचैनी है कि जिन एजेंडों के सहारे भारतीय जनता पार्टी इस 2024 के इलेक्शन का वैतरणी पार करना चाहती है, वह पतवार काम आएंगे कि नहीं आएंगे, यह है। और वो दिख रहा है, क्योंकि लगता यह है कि जो जनता से जुड़े हुए सवाल होते हैं, उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सवाल हैं, वह हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। यह संभव नहीं है। यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई वर्षों में प्रयास करके अपने द्वारा और अपने आनुषंगिक संगठनों के द्वारा अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं की एक अच्छी खासी तादाद तैयार की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग हैं उनके पास, लेकिन वह तमाम लोग जो इनके साथ हैं, वह इतने ज्यादा संख्या में नहीं है कि वह अपने बलबूते सरकार को या बीजेपी को सत्ता में ला दे या सरकार को दोबारा जनादेश दे सके। उन लोगों को भी जो फ्लोटिंग मतदाता है, जो मतदाता सरकार के कामकाज के आधार पर निर्णय लेता है, उनको प्रभावित करने की आवश्यकता इनके पास है। और उसको कैसे आप प्रभावित करेंगे? अगर लोगों के जीवन से जुड़े हुए जो सवाल हैं, अगर उन सवालों का समाधान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है, उसका कोई जवाब वो नहीं दे पा रही है, तो वो ऐसे लोगों को जो सरकार के कामकाज के मूल्यांकन के आधार पर अपना निर्णय लेते हैं, वह उनके साथ कैसे जा पाएंगे? बेचैनी यही है। दूसरी तरफ जो विपक्ष है, उसने सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण के मुद्दे को उठा करके जितना जो बीजेपी का अपना नैरेटिव था, उसको पंचर करने की कोशिश की है। लोगों को लगने लगा है कि अगर हमारा सशक्तिकरण नहीं होगा,
हमारे जीवन से जुड़े हुए सवालों के समाधान नहीं होंगे तो हम कहां जाएंगे? उन सवालों का समाधान कौन करेगा? इन सवालों का समाधान कैसे हो पाएगा? यह बेचैनी है लोगों के मन में। और यह इस आधार पर एक बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटता हुआ नहीं दिख रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है जो अतीत में या वर्तमान में सामाजिक न्याय की राजनीति करते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर ये लोग टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो क्या उनका मतदाता वर्ग भी चला जाएगा? क्या जो जिस ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती रही है उस ध्रुवीकरण के साथ, उस राजनीति के साथ वो लोग भी चले जाएंगे जो सामाजिक न्याय के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं? या उनके अंदर जो इस तरह की भावनाएं हैं कि वो अपने मसलों का समाधान करना चाहते हैं? उनके सामने बेरोजगारी, उनके सामने महंगाई, उनके सामने आर्थिक विषमता, उनके सामने किसानों की बदहाल स्थितियां, ये क्या चुनौतियां हैं, उसका समाधान कैसे होगा? और अगर ये समाधान किसी के पास नहीं है तो आपके लोगों को तोड़ने से तो अपने साथ आ नहीं सकते आप। प्रधानमंत्री जी के भाषण से, चाहे लोकसभा का भाषण हो चाहे राज्यसभा का भाषण हो, लोगों को हमेशा एक उम्मीद रहती है कि आप देश को आश्वस्त करते नजर आएंगे कि जो राष्ट्रपति के भाषण के दौरान, बहस के दौरान जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों का समाधान करने के लिए सरकार किस तरह से कृत संकल्प है। लेकिन दोनों सदनों में जो भाषण हुआ, पिछले दिनों लोकसभा में हुआ और आज जो राज्यसभा में हुआ, वह प्रधानमंत्री जी ने एक राजनीतिक भाषण दिया। उनके सामने चुनौती यह है कि वह कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कांग्रेस अकेली पार्टी है जो पूरे देश के पैमाने पर बीजेपी को चुनौती दे सकती है और चुनौती देती हुई नजर आ रही है। इस देश में जो राजनीतिक माहौल बना है सरकार के खिलाफ, बड़ा है छोटा है, कितना उसके साइज कुछ भी है, आकार कुछ भी है, इसमें बहस हो सकती है, लेकिन एक सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल बना है उसमें कांग्रेस का ही योगदान है। कांग्रेस के नेताओं ने जो राजनीतिक पहल की है, लोगों के बीच में गए हैं वो, और लगातार वह सड़कों पर है, लोगों से संवाद कायम कर रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। और उनके द्वारा जो सवाल पैदा किए जा रहे हैं उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। आप उसी एजेंडे पे जा रहे हैं जिस एजेंडे के लिए आप जाने जाते रहे हैं। तो वह एजेंडा तो 2014 में और 2019 में भी कारगर नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भी आपने नए भारत के निर्माण की बात कह करके लोगों से जनादेश प्राप्त किया था। इसके लिए नहीं किया था आपने। आप जो टोटके कर रहे हैं, आप ये संभव नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर की राजनीति को खारिज करने के लिए आपने पूरा प्रयास किया, तत्कालीन जनसंघ ने उनकी सरकार नहीं चलने दी, और आप कर्पूरी ठाकुर की विरासत के आप उत्तराधिकारी हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। अगर आप कर्पूरी ठाकुर को केवल भारत रत्न देकर के मानते हैं कि सामाजिक न्याय के लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, मुझे लगता है कि बहुत ही सरलीकरण है ये, या लोगों की समझ को बहुत कम आंकना है। इसलिए मेरा अपना यह मानना यह है कि लगभग हर राज्य में, कोई ऐसा राज्य नहीं है, मैं गुजरात को ही मानता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो मिली जुली ताकत है, वहां कई संसदीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में है, और यही स्थिति लगभग सभी राज्यों में है। अगर इतना ही आसान और इतना ही विश्वास होता भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर इंडिया दल समूह के लोगों को इस तरह से तोड़ने की आवश्यकता आपको नहीं होती। क्यों बातें फैलाई जा रही है कि जयंत चौधरी टूट रहे हैं। जयंत चौधरी को लाने की कोशिश क्यों की जा रही है? अगर आपके पास 2019 का ही चुनावी माहौल है जिसमें आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटें आपने जीत ली थी, तो फिर कोई आवश्यकता नहीं कि आप जयंत चौधरी को ले आवे। लेकिन जो किसानों के मसले हैं, जिन किसानों ने पूरे 1 साल तक का आंदोलन किया, जिन किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान सैकड़ों लोगों की प्राण आहुति दी, जिन किसान परिवार की आने वाली महिला पहलवानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, क्या वह उसका असर नहीं पड़ेगा? इतना आसान हो जाएगा वो? इसलिए स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया दल समूह के दलों को तोड़ करके अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है, और यह एक अविश्वास का भी एक तरह का अविश्वास का भी का परिचायक है। आप अपनी राजनीति को लेकर के, अपने एजेंडे को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के आप इतने आश्वस्त नहीं है कि आप अपने मुद्दों के आधार पर लोगों को अपने साथ जोड़ सके। और ये जो ये नारा होता है कि 400 की सीटें वही राजनीतिक दल जीत सकता है जो सभी राज्यों में चुनाव जीते, और कम से कम आज जो राजनीतिक वातावरण है वह निश्चित रूप से कहता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के सभी राज्यों में उपस्थित नहीं है।
जिन राज्यों में उपस्थित भी है उन राज्यों में भी आज की तारीख में चुनौतियां हैं। और मेरा अपना मानना यह है कि अगर विपक्ष की एकता बहुत महत्वपूर्ण है, उस अपनी एकता के साथ अगर यह बीजेपी की चुनौती का सामना करती है तो बीजेपी के सामने गंभीर चुनौतियां होंगी, राजनीतिक चुनौतियां होंगी, जिसका समाधान, जिसका जवाब अभी सत्तारूढ़ दल देने की स्थिति में दिख नहीं रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसका जवाब सत्तारूढ़ दल देने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों कि क्या बुरी तरह लोकसभा चुनाव फंस चुका है, और लोकसभा चुनाव अगर फंस गया है तो फिर क्या, जिस आधार पर मोदी जी कह रहे हैं कि हम ही आ रहे हैं तीसरी बार, वो आधार बिल्कुल जिसको कहते हैं बेसलेस, आधारहीन वही है, कुछ नहीं है, यहां सिर्फ हवाई बातें हैं या कुछ और है। इन सब की चर्चा कर रहे हैं। और इन सब के बीच राहुल गांधी कैसे हैं, राहुल गांधी की चर्चा यहां बार बार क्यों आ रही है, यह सब भी हम यहां इसी चर्चा के दौरान रखेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी, सीधे उधर मुंबई से। मुंबई का हाल तो अलग है धनंजय जी। आज शरद पवार जी को आज उनके नाम के साथ एनसीपी दे दिया गया, पार्टी दे दी गई है। वो वाली पार्टी नहीं, अब नई पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार। अब सिंबल पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये हम नीचे लिख भी रहे हैं। तो आपके पास आएंगे तो इसकी चर्चा जरूर करेंगे और साथ साथ ये समझेंगे कि इसके बाद आगे क्या कुछ होगा। और ये सब इसीलिए इस चर्चा में कि आखिर कैसे बुरी तरह फंस चुका है लोकसभा का चुनाव। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही गंभीर सवाल है और विषय, सवाल हो ना हो लेकिन विषय गंभीर है। और इसमें आप नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की अगर तुलना की जाए, क्या कारण है कि राहुल गांधी के पीछे पीछे भागते हुए, दौड़ते हुए, हाफते हुए, बेचैन, परेशान, हड़बड़ाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं? वो खासकर उनके पिछले 2 भाषणों और दोनों रिकॉर्ड में भाषण गए हैं। लगातार इस बात को याद किया जाएगा क्योंकि लिखित है, सदन के निचले सदन यानी लोकसभा में और उच्च सदन यानी राज्यसभा, दोनों में। कैसे देखा जाए? राजीव जी, एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, गंभीर। और लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद, ये बहुत गंभीर प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे मदारीपन या मस्खरापन का गुंजाइश है नहीं। और अगर इससे चुनाव जीते जा सकते हैं, मस्खरा बन के कोई अगर चुनाव जीत लेता तो इस देश में कमी नहीं है कॉमेडियंस की। कोई फिर उन्हीं लोगों में से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन सकता है कोई। तो तमाम सारे खेल दिखाने वाले सर्कस में और ओपन माइक, तमाम सब प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हंसने हंसाने का कार्यक्रम होता है और वो सब प्रधानमंत्री पद बन के दावेदार होते। लेकिन उसकी गंभीर मामला है क्योंकि राजनीति गंभीर विषय है और उस गंभीरता का ही पूरा आप देखिए कि राहुल गांधी के विमर्श में जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, सबसे बड़ा फर्क ये राजीव जी, 2-3 बड़े फर्क हैं। मैं सीट बाय सीट भी आऊँगा, जो आपकी चर्चा का विषय है कि 400 कैसे नहीं होगा, उस पर भी आऊँगा। लेकिन देखिए, पहली बात कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी अपनी बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की हर बात का जवाब दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कौन किसके खेल में जा रहा है और उस खेल में जाते जाते कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूं, या आरक्षण पे गलती हो जाएगी यूजीसी में। इस तरीके की तमाम गलतियां होती हैं। अब आप दूसरी चीज देखिए जिसपे बहुत ये जो मीडिया है वो भी खामोश है। राम टेम्पल नहीं काम कर रहा है राजीव जी। यहाँ पे कई बार इस बात को मैं कह चुका हूँ, फिर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी टेम्पल के मुद्दे पर चुनाव में नहीं जा पाएंगे। इनको कोई नया मुद्दा तलाशना होगा जिसके लिए समय बड़ा कम है।
और यही बात आप देखिए कि अभी आप शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, झारखंड की। झारखंड समेत पूरे देश में 45 एसटी सीटें हैं। जो काम इन्होंने झारखंड में किया है, इन्होंने पूरे आदिवासी समाज को नाराज कर दिया। 45 सीटें तो हैं उनकी रिजर्व, 80 सीटों को प्रभावित करते हैं। अब 14 में से 12 सीटें बीजेपी के पास हैं झारखंड में। जी, अब 14 में से अगर 12 सीटें हैं, आप बताइए कॉमन सेंस से क्या वो 12 सीटें आएंगी? अब मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देता हूं। उत्तर प्रदेश में राजीव जी, बीजेपी को 12 सीटों का नुकसान हुआ था, 13 सीटों का। 2014 और 2019 के बीच में 13 सीटों का नुकसान हुआ था। क्या ये नुकसान की भरपाई होगी? मुझे लगता है कि नुकसान की भरपाई नहीं, नुकसान बढ़ेगा। कर्नाटक में 25 सीटें 28 में से आ गई थी। मुझे लगता है कि बीजेपी आधे का आंकड़ा भी पार कर ले, 25 का, यानी 12 सीटें भी ले आए तो बड़ी बात हो। कर्नाटक को तो मैं जा रहा हूं, बार बार देख रहा हूं। इस तरीके से बिहार में आप देखिए, बिहार में 17 सीटें थी। अब जो नीतीश कुमार की स्थिति है, क्या नीतीश कुमार के भरोसे वापस 17 सीटें आ सकती हैं? उसके बाद आप देखिए, उड़ीसा की बात कर रहा हूं मैं, जहां राहुल गांधी अभी हैं। उड़ीसा में 8 सीटें आ गई थी बीजेपी की। 2014 में 1 सीट थी और 1 से सीधे 8 आ गई थी। एक्सचेंज हुआ था कि विधानसभा में आप ले लो, वही जो तेलंगाना में चल रहा था डील, वही उड़ीसा में डील थी कि लोकसभा मुझे जीतने दो, तो 1 से 8 हो गई थी। अब ऐसे ही देखिए कि बंगाल में सीटें बढ़ गई थी। ये सब सीटें अब नहीं बढ़ने जा रही, ये घटनी है। मैं हिंदी बेल्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी सुनील शुक्ला जी बात कर रहे हैं कि 400 सीटें हैं। राजीव गांधी को 414 सीटें आई थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह से आई थी। गुजरात से बंगाल तक सब जगह से आई थी सीटें। मोदी साहब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नीचे नहीं है, 0 है। इस बार तेलंगाना से भी सीटें नहीं मिलेंगी। पिछली बार 2 मिल गई थी शायद। तो बीजेपी को ये जो नारा दे रहे हैं 400 सीटें का या 370 सीटों का, ये बेसिकली ये जरूरत नहीं पड़ रही है ये सारे गिमिक्स की, कि जब आप देख रहे हैं कि आपकी स्थिति खराब है और वो स्थिति आगे आने वाले दिनों में अच्छी नहीं होगी, इसलिए क्योंकि बहुत एक्सपेरिमेंट होंगे। एक नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो कामयाब नहीं होगा। जयंत चौधरी को लेकर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होगा। जयंत चौधरी अगर अभी, ना जयंत चौधरी की तरफ से कोई बयान आया, ना बीजेपी की तरफ से बयान आया, केवल सूत्रों के मुताबिक एक खेल चल रहा है। जब कोई बयान आएगा तब उस पर टिप्पणी की जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये प्रयोग भी कामयाब होने वाला है। राजीव जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे। अब मैं जरा उन राज्यों का जिक्र करके और सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अभी अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनाना चाहता हूं। फिर हमारे साथी इधर स्टूडियो में राहुल लाल जी, आपके पास आऊंगा। देखिए, कुछ राज्य जिसका जिक्र अभी कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। उत्तर प्रदेश पिछली दफा 80 में से 62 सीटें, मध्य प्रदेश 29 में से 28 सीटें। जरा गौर फरमाइएगा, बाद में इसको स्क्रीन पे आज नहीं कल मैं जरूर लेके आऊंगा। कर्नाटक 28 में से 25 सीटें, सब बीजेपी की सीटें बता रहा हूं। गुजरात 26 की 26 सीटें, राजस्थान 25 में से 24 सीटें, झारखंड 14 में से 11 सीट, असम 14 में से 9 सीट, छत्तीसगढ़ 11 में से 9 सीट, दिल्ली 7 की 7 सीटें, उत्तराखंड 5 की 5 सीट और हिमाचल प्रदेश 4 की 4 सीटें। ये इतने प्रदेश हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेट जहां फुल 253 सीटें आती हैं। इन 253 में से लगभग 90% सीटें लेके आए थे मोदी जी और उनकी पार्टी। क्या जो अभी हमारे साथी कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी,
क्या ये रिपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं? एक बड़ा सवाल है और यहीं पर फंसी हुई बीजेपी दिखाई देती है। चलिए इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पर जो टिप्पणी कर रहे थे मोदी जी, जरा खड़गे साहब ने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। होता मैं ये कहूंगा कि एनडीए के मतलब ही है नॉन डाटा अवेलेबल। एनडीए नॉन डाटा अवेलेबल, उनके पास कोई डाटा नहीं है, वो सच बात बता नहीं सकते और उस पे वो झूठ बोलने जाते। तो सुन रहे थे आप मल्लिकार्जुन खड़गे अपने अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए। जरा इधर आना चाहता हूं राहुल लाल जी, आपसे जरा समझूं जो कुछ चल रहा है और बहुत गंभीरता के साथ एक बहुत ही गंभीर चर्चा, और उतना ही गंभीर ये चुनाव भी है क्योंकि थर्ड टर्म की कोशिश करते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। तो इधर इंडिया गठबंधन जिसमें आज की तारीख में भी 27 दल हैं और बहुत मजबूती से फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में क्या आपको भी लगता है कि बुरी तरह फंसता जा रहा है या फंसा हुआ है लोकसभा चुनाव? मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव तो नहीं फंसा है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बुरी तरह से फंस गई है। क्योंकि देखिए राहुल गांधी जो शब्द कह रहे थे, तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। आज स्थिति क्या है कि अगर कोई क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए, आप प्रत्यक्ष समर्थन कीजिए या अप्रत्यक्ष समर्थन कीजिए, जनता आपको निपटा देती है। तेलंगाना में हम लोगों ने देखा और राहुल गांधी उसका उदाहरण देकर समझा भी रहे थे कि वो पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही थी और लोगों ने बीजेपी को तो हटा ही दिया। 4 लोकसभा सीटें आई थी पिछले बार, तो उनको भी हटा दिया और बीआरएस को भी निपटा दिया। और वही स्थिति हम लोग हमेशा उड़ीसा में भी देख रहे हैं, हम लोग वही स्थिति हम लोग आंध्र प्रदेश में भी देख रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह से इन जगहों पे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे से मिले हुए हैं। इन सब जगहों पे वो क्षेत्रीय पार्टियां भी जा रही हैं, बीजेपी भी जा रही है। देखिए, और इसका प्रभाव केवल लोग कहेंगे कि दक्षिण भारत में प्रभाव दिख रहा है। आ जाइए उत्तर भारत में प्रभाव देखते हैं। आज स्थिति क्या है कि 12 फरवरी को बिहार में बहुमत साबित कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। अमित शाह अचानक के बैठे हुए हैं, लेकिन जदयू के लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग वोट नहीं देंगे। मतलब गोपाल मंडल जी का बार बार खुलेआम सार्वजनिक बयान आ रहा है राजीव जी कि ये निर्णय सही नहीं है, नीतीश जी का जाना सही नहीं है। तो सोचिए कहाँ तो ये स्थिति है कि यहाँ पे इतने सारे चाणक्य बैठे हुए हैं, क्योंकि जदयू के लोगों को पता है कि अगर बीजेपी के खेमे में अंततः आखिरी समय तक बने हुए रहेंगे तो चुनावी भविष्य नहीं है। यानी आप नीतीश कुमार को जरूर ले सकते हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार का वोट बैंक आप ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे हैं। यही कारण है कि उनके समर्थक विधायकों में जो है कि हड़बड़ी का माहौल है वहाँ पे। तो उत्तर भारत में भी ये स्थितियाँ हैं। देखिए, अभी भारत जोड़ो यात्रा जहाँ से चली, हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में देखा और नॉर्थ ईस्ट के बड़े राज्य असम को भी देखा राजीव जी। असम में क्या वो प्रदर्शन दोहरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं दोहरा पाएगी। उसके बाद जैसे इस यात्रा को अगर हम लोग देखें, पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा सीट बीजेपी के लोग ही मानने के लिए तैयार नहीं कि वहां हम लोग को 18 लोकसभा सीटें मिलेंगी। वो तमाम तरह का परपंच रट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिलने वाला है। और झारखंड में जो गंभीर गड़बड़ी निशिकांत दुबे के समझाने के आधार पर, सोचिए निशिकांत दुबे को छवि कभी भी गंभीर किस्म की नहीं रही है राजनीति में जी। उनकी सलाह को आला कमान ने मान लिया, वहां के लोकल यूनिट के सलाह को नहीं माना राजीव जी, कि जो झारखंड प्रदेश के जो बाकी लोग सलाह दे रहे थे उसको नहीं माना गया। वो लोग कह रहे थे कि सरकार काफी बहुमत में है, और निशिकांत दुबे लास्ट समय तक टाइप कर रहे थे कि इनके विधायक यहाँ भाग गए, वहां भाग गए, वहां भाग गए, बहुमत साबित नहीं हो पाएगा। और आपने ध्यान दिया होगा कि चंपई सोरेन जी देवन से कह रहे हैं 47 विधायकों का समर्थन है, और वो 47 विधायक लास्ट में हम लोगों ने विधानसभा में भी देखा। तो अब पूरे प्रकरण में आपने सत्ता परिवर्तन करने के लिए हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी कर लिया। अब आप जो एक संदेश देना चाहते थे आदिवासी समूह को लेके, और आपने जो एक सांकेतिक राजनीति की थी महामहिम राष्ट्रपति महोदय को लेके, हालांकि वो सांकेतिक राजनीति को देश जब नए लोकसभा का उद्घाटन हो रहा था और उसमें बगल से विजय चौक से सामने में राष्ट्रपति भवन और सामने में जो है कि नया संसद भवन, बगल में राष्ट्रपति महोदय अपने घर में बैठी रही, उन्हें नहीं बुलाया गया। हम लोगों ने अभी देखा कि राष्ट्रपति महोदय को किस तरह से राम मंदिर के मामले से भी दूर रखा गया। तो आप तो एक तरह से कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर, आपको आदतन जो है कि आदिवासियों का अपमान करने की आदत है आपकी। यह प्रमाणित हो रहा है कि आपने राष्ट्रपति महोदया को भी वो सम्मान नहीं दिया, और झारखंड के राजनीति में तो आपने साबित कर दिया कि आप आदिवासी विरोधी हैं। तो अब ये जो मोहर लग गया है इनके पास आदिवासी विरोधी का, तो ऐसे स्थिति में जो आप कह रहे थे, तो इसका प्रभाव तो फिर उड़ीसा में भी पड़ना है, उड़ीसा में भी पड़ेगा, झारखंड में तो पड़ ही रहा है।
छत्तीसगढ़ में भी होगा और देश के बाकी जगहों पे भी होगा। और इसके संकेत क्या ओबीसी समूह में नहीं जा रहे हैं? इसके संकेत प्रधानमंत्री को अगर ये चीज कहना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री तो लगातार बात कर रहे थे कि देश में 4 ही समूह हैं, फिर प्रधानमंत्री को वो अपना वर्गीकरण छोड़ के फिर ओबीसी वाले वर्गीकरण में क्यों आना पड़ा उन्हें कि मैं हूं ओबीसी? तो इसका मतलब है कि जो सामाजिक न्याय की तमाम तरह की चीजें जो राहुल गांधी बहुत गंभीरता के साथ उठा रहे हैं, उसका कोई तोड़ बीजेपी के पास नहीं, और बीजेपी फंसी हुई सी नजर आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 400 लोकसभा सीटें कहां से आएंगी, जब उत्तर भारत में गुजरात की कई लोकसभा सीटें ऐसी है राजीव जी कि आज से ही कम से कम 3 लोकसभा सीटें तो बिल्कुल ऐसी है कि वहां पे आपको कोई किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। वो सीटें सीधे सीधे जो है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ आते हुए नजर आ रही है। तो अगर आज बीजेपी के लोग गढ़ 3 राज्यों को मानते हैं अपना, वो मानते हैं कि हमारा गढ़ जो है कि वो गुजरात है, उत्तर प्रदेश और असम है जी। असम नामक गढ़ तो अब धीरे धीरे वो भूतपूर्व होता चला जा रहा है। वो तो अब हेमंता बिस्वा शर्मा ने जैसे जैसे आरोप लगाया और जितना परेशान हुए वो वहां जिस तरह से का व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, तो असम की स्थिति हम लोग जान चुके हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए बीजेपी बहुत ज्यादा चाव से बैठी हुई थी कि अखिलेश जिस तरह से वो तमाम उनके बयानबाजियां थी, तमाम तरह की चीजें थी, उन्हें नहीं उम्मीद थी। अखिलेश यादव ने जैसे ही घोषणा कर दी कि वो भी यात्रा में शामिल होंगे, आप बताइए कि आपके समूह के लोग कैसे होते हैं? आप उठा रहे हैं लगातार राष्ट्रीय लोकदल का मामला। राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति तो अभी तो छोड़ दीजिए, प्रशांत जी सही कह रहे थे। हम लोग अगर देखें तो विधानसभा चुनाव 2022 को ले लीजिए उत्तर प्रदेश में, उसके पहले जब ये गठबंधन बना था उस समय से मीडिया हल्ला मचा रही है, जयंत चौधरी छोड़ने वाले हैं। फिर विधानसभा चुनाव के दरमियान में भी हम लोगों ने देखा था कि अमित शाह जी जो है कि उस समय भी आखिरी समय में भी प्रयास कर रहे थे कि जयंत बाबू जी आपके लिए तो दरवाजे खुले हुए हैं। सार्वजनिक बयान अमित शाह जी के। जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गए तब भी मीडिया में ये चीज चलने लगा कि अब तो जयंत चौधरी अलग हो जाएंगे, हट जाएंगे। आपको याद ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी एक बयान दिया उन्होंने हाल कुछ महीना पहले जब जिसमें टीम इंडिया की बैठक हो रही थी, उन्होंने किसी एक संदर्भ में बोला था कि चावल खाने और खीर खाने का मौका मिलेगा तो हम तो खीर ही खा लेंगे। ये बयान था उनका। तमाम लोगों ने इसका मतलब निकाला कि चावल का मतलब तो है टीम इंडिया और खीर खाने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी। उस समय फिर कयास लगाया गया कि वो टीम इंडिया के बैठक में नहीं जाएंगे, जबकि वो टीम इंडिया के बैठक में बिल्कुल खुशी के साथ गए थे। तो ये आप सोच के देखिए कि कैसे स्थिति में है कि अब इनके लिए राष्ट्रीय लोकदल इतना महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि अखिलेश यादव अब सीधे सीधे जो है वो सामने में फ्रंट फुट पे आ चुके हैं। अखिलेश यादव फ्रंट फुट पे आ चुके हैं तो वो कहां जाएंगे? वो तो अगर वो जाएंगे तो फिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या बचेगा जी। ये तमाम तरह की स्थितियां ऐसी कि 400 लोकसभा सीट नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी के लोग जोड़ के बता दें वो 200 लोकसभा सीट कहां से पाने जा रहे हैं। तो 200 की आपकी संभावनाएं धूमिल होती चली जा रही हैं और आप 370 प्लस 30 का नारा देके 400 लोकसभा सीटों पे पहुंच रहे हैं। आप दक्षिण भारत में नहीं हैं, दक्षिण भारत से आप आउट हो चुके हैं। उत्तर भारत में पहले से आप 100/100 वाले पोजीशन पे खड़े थे, जहां पे आप स्पष्टता नीचे दिख रहे हैं। रामलहर का मैं मामला की बात करूं कि हमारे सोसाइटी के बगल में राजीव जी एक सोसाइटी है, वहां पे राम के झंडे इतने ज्यादा लगे पड़े हुए थे कि झंडे टूट टूट के नीचे गिर रहे थे और गाड़ियों के चक्के के नीचे में आ रहे थे। जय श्री राम भगवान जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम हम लोगों के लोग वहां पे जो है कि काफी तेजी से उत्तेजित हो गए और बीजेपी के जिस नेता ने वो झंडे लगाए थे उनको पीटने के लिए लोग दौड़ने लगे। मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा उन्हें बचाने के लिए कि झंडे हटा दीजिए, हिंसा के माध्यम का प्रयोग मत कीजिए आप लोग। तो बीच बचाव करके किसी तरह से मैंने उन्हें बचाया उनको। और वहां पे अब उस सोसाइटी में झंडे है ही नहीं, क्योंकि वो झंडे का ये स्थिति बनी हुई थी। तो जब आप किसी चीज को चरम पे पहुंचा देते हैं, और देखिए बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है, आपने 370 का मामला वो नहीं चला, आप राम मंदिर का मामला लाए वो नहीं चला, अब यूसीसी से का कहानी लेके आए हैं उत्तराखंड से, वो भी उन्हें पहले पता है। आप देखिएगा इसके ऊपर भी 2-4 दिन डिबेट चलेंगे, हल्ला हंगामा चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। अगर वो चलना होता तो वो नेशनल स्तर पे लेके आते, कुछ ना कुछ करते। तो इनके पास एक गंभीर समस्या है कि ये कैसे गिनती करें। और जब वो हमला करते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति देखिए और पिछले सरकारों में, भाई उन्हें पता होना चाहिए कि भाई परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार मनमोहन सिंह कब का देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था कब का बना चुके थे। 2005 में 10वें नंबर पे थी, उन्होंने 2007 में जो है कि उसको तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया था। और अब जो अभी अर्थव्यवस्था की गति है उसमें 40-50 साल लगेंगे। तो आप किसको बेवकूफ बनाने में लगे पड़े हुए हैं। तो ये जो तमाम लोगों को समझ में आ रहा है, क्या गैस के सिलेंडर कभी 1200 रुपया गए थे इस देश में? महंगाई का आलम आप कुछ गाने का पंक्तियां गुनगुना दीजिए। और मैं कह रहा हूं इन्होंने जिस तरह से इंदिरा गांधी और नेहरू पे हमले किए हैं इन्होंने, वो खुद बीजेपी के लोगों को भी बुरा लगा है। वो तर्क वो खुद ही नहीं पचा पा रहे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। महंगाई से लेकर बेरोजगारी और तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे मसले हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए। जैसे दक्षिण भारत के 3 राज्य, तमिलनाडु 39 सीटें हैं। पिछली बार भयंकर राष्ट्रवाद की लहर थी 2019 में, कितनी सीटें आई थी बीजेपी को? 0। बड़े बड़े तमिलनाडु। आप आइए केरल, 20 सीटें हैं। कितनी सीटें आई? जहां चर्च में और बाकी इधर उधर घूमते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों के दौरान नजर आते हैं, कितनी सीटें थी? 0। आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू के साथ में आप दोस्ती करने जा रहे हैं, अभी ऐसी सुनने में आ रहा है। जिस चंद्रबाबू नायडू को आप जेल में डाले और वो चुनाव तेलंगाना में नहीं लड़ पाए, वो आपके साथी बनने जा रहे हैं, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है। कितनी सीटें थी? 0। दक्षिण भारत में एक अकेला कर्नाटक था जहां आपको 28 में से 25 सीटें आई थी। क्या इस बार आएंगी? अभी अभी घूम के आए हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, सप्ताह नहीं बीता है। प्रशांत जी से बेहतर कौन बताएगा कि कितनी सीटें आ रही हैं वहां पे, क्योंकि हम लोगों की एक आदत है दोस्तों, किसी भी काम से जाएं लेकिन हम एक सर्वे करके जरूर आते हैं कि इस राज्य में हो क्या रहा है, आजू बाजू में लोग बातें क्या कर रहे हैं। चाहे रिक्शे में बैठें, चाहे और कहीं बैठें, या किसी नुक्कड़ सभा में बैठ के आप चर्चा कीजिए तो बेहतर चर्चा, आपको बेहतर बातें वहां से मिल जाती हैं। तो वहां यही समझ में आता है कि वहां भी आपका जो सन्नाटा है वो फैलने वाला है। तो दक्षिण भारत तो गए हाथ से। तेलंगाना 4 सीटें थी पिछली बार, इस बार आ जाएंगी क्या? ओडिशा 8 सीटें थी, 21 में से 8 सीटें क्या आ रही हैं? 8 सीटें। तो बहुत कुछ है। इसके बाद क्या यह माना जाए, जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास जल्दी से। अमलेंदु जी, ये तमाम मसले, जरा एक आंकड़ा और रखना चाहता हूं। 3 पार्ट में मैंने इस देश के आंकड़े को, मैं अभी छोटे छोटे 1-2 सीटों वाले को नहीं रखा हूं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट का नाम और लेना चाहता हूं, फिर आता हूं अमलेंदु जी। महाराष्ट्र, हमारे साथी महाराष्ट्र से धनंजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले ही कह चुका हूं कि महाराष्ट्र पे चर्चा करूंगा। महाराष्ट्र 23 सीटें 48 में से बीजेपी के पास, पिछला 2019। पश्चिम बंगाल 42 में से 18 सीटें। बिहार 40 में से 17 सीटें। नीतीश बाबू को किनारे कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ बिहार की बात, बीजेपी की बात कर रहा हूं। ओडिशा 21 सीटें, 21 में से 8 सीटें। तेलंगाना 4 बता दिया। पंजाब 13 सीटें हैं कुल, 2 सीट आई थी, इस बार आ रही हैं क्या? 2 भी सोचना होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्योंकि अलग कर चुके हैं, और 6 सीटें हैं टोटल, 6 में से 3 सीटें। लद्दाख बाहर है और वहां पर क्या कुछ चल रहा है आप जानते हैं। लद्दाख में अभी जो कुछ हो रहा है, पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग के लिए वहां एक आंदोलन चल रहा है और भयंकर आंदोलन चल रहा है। उसकी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी। 6 में से 3, 50%। ये जो राज्य हैं, 8 राज्य, यहां सेकंड पोजीशन, लेकिन यहां भी क्या आप उस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं? क्यों हम कह रहे हैं सबूतों के साथ कि यह चुनाव 2024 का चुनाव इतना आसान नहीं है जितना माना जा रहा है, और इसीलिए सारे पत्ते खोल दिए गए हैं। अब एक पत्ता और खोला जा रहा है जो 9 तारीख को खोला जाएगा, वो है श्वेत पत्र का व्हाइट पेपर, वो भी मनमोहन सरकार के खिलाफ। 10 साल आप इंतजार किए और 10 साल पुरानी बातें लेके आने जा रहे हैं, जो कल जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। जरा इस पर आपकी बात अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, असल में बिल्कुल सही बात है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी तरह फंस चुका है, और हम लोग लगातार इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी भारतीय जनता पार्टी ये अच्छी तरीके से समझ रही है कि 200 सीटें भी नहीं आ रही हैं किसी भी तरीके से, सारे गुणाभाग जोड़ गणित करने के बावजूद। तो ये भारतीय जनता पार्टी की असली चिंता है। हवा में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, वो हवा बनाते हैं हर चुनाव से पहले, हर राज्य में चुनाव हवा बनाते हैं, तो वो सब जगह हवा बनाते हैं। तो ये हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब 400 सीटें लाएंगे और 370 सीटें लाएंगे, ये सब बातें कही जा रही हैं। तो देखिए, ये तो कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी कहती रहती है, नारा देती है इसी तरीके के, तो नारे दिए जा रहे हैं। तो नारों को मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है। नारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल टूटने ना पाए, और चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर ना बैठ जाए ये सोचे कि मोदी जी तो गए। तो ये सब उसके लिए किया जा रहा है, ये दूसरों को डराने के लिए नहीं है। ये जो सब कुछ किया जा रहा है कि 400 आ रही हैं और 370 आ रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताने के लिए किया जा रहा है कि डटे रहो मैदान में, मोदी जी अभी हैं, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लिया है मोदी जी ने।
मशीनों का कर लिया हो या कुछ भी कर लिया, मतलब जो भी संदेश जाता हो, जो भी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाता हो, वो संदेश देने के लिए किया जा रहा है। आज क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो उसकी 63 सीटें हैं, क्या दावा कर सकती है वो 63 सीटें उसकी आ रही हैं? मुझे लगता है कि वो किसी हाल में ये दावा करने की आज स्थिति में नहीं है। बिहार में भी इसी तरीके से स्थिति में नहीं है, क्योंकि बिहार में तो आप दावा कर रहे थे आपकी 40 सीटें आ रही हैं बिना नीतीश कुमार के भी। तो अब तो आप नीतीश कुमार से समझौता कर रहे हैं, उनको भी आप सीटें दे रहे हैं, आप एलजेपी को भी वहां सीटें दे रहे हैं, आप वहां जीतन राम मांझी को भी सीटें दे रहे हैं। तो भाई जब 40 आपकी ही आ रही थी, उनको काहे ले लिया आपने साथ में, जब अकेले ही आपकी सीटें आ रही थी वहां 40। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरह की चीजें आ रही है, अब देखिए बार बार कहा जा रहा है कि साहब इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। क्या एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया? आपके 38 दल हैं, भारतीय जनता पार्टी बताए कि इन 38 दलों को कहां कहां क्या क्या सीट दी गई है, कौन कौन किस सीट पर कितना लड़ेगा। आपने दो जो है वो शिवसेना और एनसीपी तो करवा दी आपने एनडीए गठबंधन वाली, लेकिन आपने आपके यहाँ जो एनडीए में एलजेपी थी उसकी भी 2 पार्टियां करवा दी, एलजेपी रामविलास और एलजेपी पशुपतिनाथ पारस वाली। तो आप तो ये खेल करते ही रहते हैं सब जगह, मतलब ना आप क्या माफी जो है विरोधियों को है, और जो आपके साथ खड़ा है आपका हनुमान है उसको भी माफी नहीं है। यानी ये ऐसे राम है राजीव जी कि अपने हनुमान को भी नहीं छोड़ते हैं। ये इस तरीके के लोग हैं कि अपने हनुमान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो कुल मिलाकर के जो लगता है ये सारे सबूत जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की बातें आ रही हैं, आप देखिए कि आपने भी जिस तरीके से कहा शुरुआत में, भाई आप राम मंदिर से शुरू हुए और आप 15 दिन के अंदर ही जो आप 15 मुद्दे बदल चुके, मतलब आप एक मुद्दे पे एक दिन नहीं टिक पा रहे हैं। इसका मतलब आपके पास मुद्दों की बहुत अकाल पड़ गया, बहुत ज्यादा आपके पास कमी है मुद्दों की। आप समझ नहीं पा रहे कि आपको चुनाव में जाना है तो किस मुद्दे के साथ आपको चुनाव में जाना है। तो कुल मिलाकर के आपके पास मुद्दों का भी अकाल है, आपके पास कोई स्पष्ट गठबंधन नहीं है, जो गठबंधन के साथी आप बताते हैं उनका कोई जनाधार नहीं है, और जो गठबंधन के साथी हैं भी आपके, वो आपसे इतनी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, इतनी ज्यादा आपकी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और आप उस ब्लैकमेलिंग में फंसने को तैयार हैं, आप उनके सामने झुक रहे हैं। यहाँ तक कि आप ओम प्रकाश राजभर जैसे व्यक्ति के सामने आप झुकने को तैयार हैं, आप नीतीश कुमार के सामने झुक रहे हैं, आप चिराग पासवान के सामने झुक रहे हैं, आप जीतन राम मांझी के सामने भी झुक रहे हैं। तो कल को जो आपने 38 दल इकट्ठा किया था उनके सामने भी झुकने को तैयार होंगे। अब आप चंद्रबाबू नायडू को भी लेकर के झुकने को तैयार है। तो आप तो जो एक अकेले सब पे भारी थे, आप तो जगह जगह झुकते फिर रहे हैं। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे के सामने भी आप झुक रहे हैं। तो ये सारी जो स्थितियां, ये सारी स्थितियां बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 200 सीटों का भी जुगाड़ किसी भी हाल में नहीं है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने की हामी भरी है राजीव जी, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियां जबरदस्त बढ़ गई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा आशा उत्तर प्रदेश से थी कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी 2014 वाला रिकॉर्ड दोहरा सकती है अगर इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं रहेगा। अब ये चीज सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई है, और यही वो सबूत है जो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी कैसे घबराई हुई है इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, और साथ साथ कैसे लोकसभा का चुनाव जो है वो फंस चुका है इसकी चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से आना चाहता हूं धनंजय जी के पास में। धनंजय जी जरा आपसे समझूं कि क्या धनंजय जी हैं? हाँ धनंजय जी, महाराष्ट्र में जो स्थितियां उत्पन्न हुई वहां, क्योंकि देखिए 2 बड़े राज्य, एक उत्तर प्रदेश जहां अभी खेल करने की कोशिश, क्योंकि वहां पर राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, अभी 14 तारीख को यात्रा प्रवेश करेगी वहां पे, और 16 तारीख को या 17 को राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। और यहीं से एक बड़ी परेशानी की शुरुआत होती है बीजेपी के लिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र है जहां एनसीपी को तोड़ दिया, जहां शिवसेना को तोड़ दिया, दोनों इधर चाचा भतीजा को अलग किया, वहां एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को अलग किया। लेकिन इसके बाद भी क्या सिर्फ सत्ता तो मिल गई, आने वाली सत्ता में उतनी सीटें, 48 में से 23 सीट बीजेपी जीत के आई थी, उतनी सीटें इस बार जीतकर बीजेपी अपने दम पर जीतकर आने में सक्षम होगी। चूंकि आप वहां बैठे हुए हैं, रोजमर्रा की चीजों को देखते हैं, इस आधार पर भी आपसे समझना चाहता हूं, और यहां से क्या आपको भी लगता है कि फंसा हुआ है यह चुनाव? बिल्कुल फंसा हुआ। इस संदर्भ में कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ी तो हैं। जितना आसान कहा जा रहा था मीडिया के द्वारा, या जितना आसान कहा जा रहा है संसद में मोदी जी के द्वारा, उतना आसान तो बिल्कुल नहीं है। और महाराष्ट्र में मुश्किल ये है कि तमाम हथकंडे अपना लिए आपने। शिवसेना को तोड़ दिया,
एनसीपी को तोड़ दिया, उनके चुनाव चिन्ह छीन लिए। बताइए कितना हास्यास्पद है कि जिस आदमी ने पार्टी बनाई उसी को कह रहे हैं कि भैया आपकी पार्टी नहीं है। तो इसका असर तो पड़ेगा बिल्कुल, और पड़ रहा है, लेकिन शरद पवार जी को ये असर पड़ेगा कि शरद पवार जी के पास समय कम है, कैसे वो लेके जाएं अपना नया चुनाव चिन्ह अभी मिलेगा, नई पार्टी का नया नाम मिलेगा, सब जगह ये मैसेज पहुंचाना आसान काम नहीं है। शरद पवार के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर हुई है, लेकिन शिवसेना जो है अपनी बाजी फिर से जीत ली है, और शिवसेना को कमजोर कहना जो है अब बहुत सही नहीं माना जाएगा कि शिवसेना कमजोर है और उसकी वोट जो है कम गए हैं। अब सीटें कितनी आएंगी ये तो बताना आसान नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को दो तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे। एक तो आप देखिए कि क्या पहले की तुलना में 2019 की तुलना में बीजेपी मजबूत है। तो 2019 में उसके मतलब एक पार्टनर और थे, शिवसेना, तो शिवसेना के साथ उनको सीटों की शेयरिंग करनी थी, और दोनों की ताकत, दोनों एक ही विचारधारा की पार्टी थी, दोनों की लड़ाई, दोनों के जो ये थे वोटर थे वो एक थे। लेकिन 2019 के बाद जो स्प्लिट हुआ और उसमें शिंदे गुट आया, तो शिंदे गुट तो असली शिवसेना गुट है नहीं, भले चुनाव आयोग ने उनको दे दिया है, लेकिन जो आम आदमी के बीच या जो निचले स्तर पे, जो कहिए ग्रामीण स्तर पे या ब्लॉक स्तर पर जो चीजें हैं, उसमें तो शिवसेना अभी भी उद्धव ठाकरे के पास है। तो उस मामले में उस शिवसेना को छोड़ के इस शिवसेना को अडॉप्ट करना तो जाहिर है उनके लिए नुकसानदेह है। फिर अब अजित पवार गुट जो है वो हिंदुत्ववादी गुट नहीं है, तो अजित पवार को जब आप शामिल करते हैं तो हिंदुत्ववादी गुट में भी शामिल कर लेते हैं वो उस गुट को जो सामान्य धर्मनिरपेक्ष भाव वाली जो पार्टी है। अजित पवार ठीक है आकर मिल गए हैं, लेकिन आपको याद कीजिए उन्होंने आरक्षण को लेकर के भी कहा था कि बिहार मॉडल को यहां लागू करना चाहिए। उसके अलावा देखिए कि छगन भुजबल जो है जिस तरह से कुनबी या पिछड़ी जाति के वोटों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, वो भी बीजेपी के लिए टेंशनदायक है कि एक तरफ मराठा आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ जो है पिछड़ों का आंदोलन छगन भुजबल लीड कर रहा है। ये भी आपने खबर सुनी होगी कि छगन भुजबल ने इस्तीफा दे दिया है और फडणवीस जी ने कहा कि इस्तीफा दिया है लेकिन हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे अंतर्विरोध हैं। फिर एक और अंतर्विरोध ये देखिए कि बीजेपी के जो सबसे बड़ी पार्टी 2019 में बनी, उसका जो बड़ा चेहरा है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। फिर उसके ढेर सारे जो अब देखिए एनसीपी से जो लोग आए 9 लोग मंत्री बन गए, वित्त मंत्रालय वगैरह वगैरह मंत्रालय, रेवेन्यू मंत्रालय उनको दे दिया गया। शिंदे जो टूट करके आए उनको अलग अलग चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और मंत्रालय दे दिया गया। बीजेपी के हिस्से क्या आया? तो बीजेपी के जो विधायक हैं क्या वो दूसरों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं, केवल केंद्र की सत्ता के लिए? क्या केंद्र की पालकी ढोने के लिए वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? क्या उनको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है? क्या उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है? तो महाराष्ट्र में भी विधायकों के भीतर जो है ये असंतोष है कि दिल्ली की शर्त पे महाराष्ट्र को कमजोर किया जा रहा है। तो एक जो ऊर्जा होती है लड़ाई लड़ने की वो भी कमजोर पड़ी है। हालांकि बीजेपी ये फंडा अपनाती है हमेशा कि अपने विधायकों को या अपने उम्मीदवारों को बदल देती है, सांसदों को बदल देती है, नए सांसद, ताकि उनके खिलाफ जो एंटी कैपेंसी है वो चेंज हो जाए। तो बीजेपी कुल मिलाकर के यहाँ तमाम दृष्टिकोण से कमजोर ही हुई है, मजबूत तो बिल्कुल नहीं हुई। इसलिए 23 सीट बीजेपी को आ जाएगी ये कहना आसान काम नहीं है। और तीनों गुट मिला दीजिए, मतलब शिंदे गुट, अजित पवार गुट और जो बीजेपी गुट है, तो कई जगह ये लोग वो है जो पहले लड़ चुके हैं आपस में चुनाव, तो उनके अंतर्विरोध भी वहां काम आएंगे। फिर इधर जो है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि तमाम पार्टियों के भीतर जो है कुछ ना कुछ चल रहा है। कांग्रेस पार्टी है जो निर्विवाद तौर पे अभी पिछले समझ लीजिए 2019 से जो पार्टी है निर्विवाद है। कहा जा रहा था कि बहुत जो है वल्नरेबल पार्टी है, उनके विधायक टूट सकते हैं वगैरह वगैरह तमाम चीजें हुई, लेकिन कांग्रेस अब तक नहीं टूटी। कांग्रेस इकट्ठा खड़ी है और कांग्रेस ने हर जगह अपनी उपस्थिति मजबूत की है। जिस तरह से राहुल गांधी न्याय यात्रा में उठा रहे हैं मुद्दे को, खास करके सामाजिक न्याय के मुद्दों को, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र जो है सामाजिक न्याय की भूमि है। ये जो है साहू महाराज से लेकर के सावित्रीबाई फुले से लेकर के अम्बेडकर, तमाम लोगों की बात कीजिए तो सामाजिक न्याय सबसे पहले पायदान पर है। और शरद पवार ने भी जो काम किया है उसमें सामाजिक न्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक न्याय महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है अभी जो आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई कि जो संपन्न
अति पिछड़ी जातियां हैं, जो संपन्न जो हैं उसमें से उनको जाति बाहर किया जाए, उनको सबसे ज्यादा दिया जाए, जो जातियां जो है बहुत पीछे हैं। और इसको लेकर के फिर जो है मोदी जी जिस तरह से नेहरू जी के पे आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस विरोधी है, तो आरक्षण टोटलिटी में कहें तो आरक्षण पे बहस चल रही है। और आरक्षण पे अब जो बहस चल रही है, इससे ये लगता है कि पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव का जो विषय है वो शिफ्ट होता जा रहा है। राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, बिहार की भी अगर बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार को तोड़ करके ले तो आए हैं अपने साथ, लेकिन क्या आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार अलग खड़े हो जाएंगे? क्या आरक्षण के मुद्दे पर, पिछड़ी जातियों के मुद्दे पर नीतीश कुमार जो है बीजेपी का साथ देंगे? अभी जो जाति सर्वेक्षण हुआ और जाति सर्वेक्षण होने के बाद जो 33% पिछड़ी तमाम जातियों में कमजोर लोग चुने गए और कहा गया कि उनको रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए देंगे, और जो 75% आरक्षण की जो सीमा बढ़ाई गई, 75% किया गया, वो कहाँ जाता है? वो तो फाइनली जाता है, ठीक है नीतीश कुमार चलेगा उधर, लेकिन जाता तो राहुल गांधी के पास है। तो ये जो सामाजिक न्याय का एजेंडा है, ये पूरे देश में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है और ये बीजेपी के लिए सेटबैक है। बीजेपी को पता है, क्योंकि बीजेपी विरोधाभास में जीती है। बीजेपी का विरोधाभास ये है कि एक तरफ तो वो सामाजिक न्याय में अपने आप को शामिल भी दिखाती है, दूसरी तरफ वो सबको हिंदू बना देती है, बोले सब हिंदू है, आप मुसहर हो लेकिन हिंदू हो, आप ब्राह्मण हो लेकिन हिंदू हो, आप यादव हो लेकिन हिंदू हो, तो पहले हिंदू हो आप। तो पहले हिंदू हो जब आप बात करते हो, तो जो आरक्षण की बात होती है, फिर आप कह देते हो कि 4 ही तो जातियां हैं इस देश में, युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। लेकिन फिर जनता देख रही है, आम आदमी देख रहा है कि ये आदमी किसान की बात तो करता नहीं, ये आदमी मजदूर की बात तो करता नहीं। अब जो मनरेगा के मजदूर हैं, जो ठेके वाले मजदूर हैं, जो राहुल गांधी से मिल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं वो गौर कीजिए। हर जगह बजट आपने कम किया, तमाम मनरेगा के बजट कम किए और बाकी कम किए। फिर आपने अब देख लीजिए विरोधाभास कितना है कि संसद में वित्त मंत्री बोल रही है कि 3 करोड़ घर बनाए गए गरीबों के लिए, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 4 करोड़ घर बना दिए गए। तो 1-2 दिन में 1 करोड़ घर बढ़ घट जाता ही तो बड़ा ये का विषय है। तो कुल मिलाकर के ये घबराहट है उनकी, और नेहरू पे जो वार किया है वो तो पूरी तौर पे बताता है कि नेहरू को जिस तरह से इन्होंने एक ऐसे विलन के तौर पे साबित करने की कोशिश की है, और ये अपने पांव में कहिए कि कुल्हाड़ी नहीं मार ली है, जंग लग रही कुल्हाड़ी मार ली है कि अगर अभी तुरंत कुछ नहीं हुआ तो आगे 2024 के बाद इनको टेटनस हो जाएगा, और टेटनस का फिर इलाज नहीं है, जब एक बार हो गया तो कहानी खत्म है। ये ऐसे मंच पे आके खड़े हैं जहां नरेंद्र मोदी जी ने केवल लोकसभा चुनाव 2024 को नहीं फंसाया है, आरएसएस को फंसा दिया है कि आरएसएस अब कौन से मुद्दे को लेकर के जो है जनता के बीच जाएगी, और हिंदुओं में एकत्रीकरण की जो बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत भरते हैं कि इस वजह से हिंदू एक हो जाए और ब्राह्मणवाद चलता रहे, वो कैसे चलेगा? सवाल ये खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल धनंजय, बहुत एक आखिरी सेंटेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुद्दे कौन से हैं। आखिर इस चुनाव में बीजेपी जा रही है तो किन मुद्दों पे, एजेंडा क्या है? क्या कुछ आपको समझ में आता है डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? एजेंडा क्या है? राहुल गांधी का एजेंडा तो समझ में आ रहा है, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो 5 न्याय की बात कर रहे हैं इस न्याय के साथ, और साफ साफ समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडे को सेट कर दिया है। कांग्रेस पार्टी उसी एजेंडे को अब, यानी कि राहुल गांधी एक घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, इस पूरे यात्रा के दौरान लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, और वही रिफ्लेक्ट होंगी, आप तय मानिए, आने वाले चुनाव का जब घोषणा पत्र आएगा, यानी मैनिफेस्टो जब आएगा तब। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जिस दावे की बात कर रहे हैं, जिस आधार पर कह रहे हैं कि हम तीसरी बार भी अपनी सत्ता काबिज करेंगे, तो उनके सामने एजेंडा दिखाई दे रहा है क्या? और अगर एजेंडा नहीं है तो ये ना माना जाए कि फंस गया है चुनाव, और यहां पर सिर्फ हवाई बातें हैं। लेकिन हमारे कुछ साथी बोलते हैं कि अरे भाई साहब, ईवीएम को भी देख लो, ईवीएम है तो सब मुमकिन है। लेकिन उस पर भी हम बार बार कहते हैं कि ईवीएम है तो सब मुमकिन नहीं है। जब राहुल गांधी जैसे और कई नेता इंडिया गठबंधन में खड़े हो जाएंगे, जैसे राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में हम अखिलेश यादव को देख रहे हैं खड़े हो रहे हैं, बिहार में तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, तमिलनाडु में हम स्टालिन को देख रहे हैं, ऐसे तमाम नेता अगर खड़े हो गए तो ये तय मानिए कि ईवीएम भी किनारे रह जाएगी। ये तय मानिए। कितना गड़बड़ घोटाला करेंगे, जब जनता आती है ना तो फिर सब बड़े बड़े लोग किनारे हो जाते हैं।
उस दौर को भी आपने देखा है। खैर, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। राजू जी, अगर इस संसद के सत्र की हम बात करें तो कायदे से ये एक किसी भी लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री के लिए कैसा सत्र होना चाहिए था। उनका जो अभिभाषण पर उन्होंने चर्चा की, धन्यवाद प्रस्ताव किया, वो एक तरह से समन्वयवादी होना चाहिए था कि ठीक है भाई, 10 सालों तक जो कुछ हुआ, इसके बाद जिसको हम कहते हैं जो कंक्लूडिंग नोट जो होना था, वो अपने उपलब्धियों को बताते हुए उनका एक इस तरीके का भाषण देना चाहिए था कि जिसमें सभी लोगों की पुरानी उपलब्धियों की बात करें, लोगों के साथ समन्वय की बात करें और वाकई वो जो जिस देश को जो आगे ले जाना चाहते हैं उसका वो ब्लूप्रिंट बताते हैं। लेकिन उन्होंने देखिए वापस कहाँ किया, 2013 के बाद जिस समय वो नरेंद्र मोदी एक अपने आप को उन्होंने फिनोमिना की तरह प्रस्तुत किया, तो वो उसका बेस क्या था, गुजरात मॉडल की बात जरूर की और गुजरात मॉडल के आधार पर उम्मीदवारी भी पाई, लेकिन बहुत ही जल्दी अगर आप उस दौरान के प्रचार को आप सुने तो बिल्कुल वही है जो आज भी है। कांग्रेस की आलोचना करना, नेताओं की खिल्ली उड़ाना, इसी सबके साथ 2013 पे उन्होंने शुरुआत की थी। उसका गेन उन्हें क्या हुआ, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोगों के वोट जो फिक्स होते हैं, जो बिल्कुल डायनामिक नहीं हो, बदलते नहीं है, उनमें से भारतीय जनता पार्टी या जिसके भी हो दूसरी जो प्रगतिशील ताकतों के वो वोट है वो पहले से बटे हुए थे। उन्होंने नए वोटों को कैप्चर किया। जो लोगों को लगा कि अरे ये एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसके पास सारे प्रॉब्लम्स की हल है, समस्याओं का निराकरण है, इस आदमी को जिताइए, वो एक नया वर्ग था। वो नया वर्ग शायद उसमें युवा लोग बहुत ज्यादा थे, इसलिए मोदी जानते थे कि मुझे अगर कोई जिता सकता है तो यही वर्ग जो है नया वर्ग, वो मुझे ले जाएगा। 2019 में देखिए उन्होंने क्या अपील की, उन्होंने कहा कि जो लोग पहली बार वोट देने जा रहे हैं वो क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पर मुझे वोट देंगे, और वो फिर एक नया वर्ग जो है वो तैयार हुआ। लेकिन इस समय परिवर्तन ये है कि इस समय एक नया दूसरा बड़ा फिनोमिना जो है वो था पहले से, लेकिन वो अंडररेटेड था। वो राहुल गांधी नाम का जो फिनोमिना है वो पिछले 2-2.5 सालों से वो मेहनत कर रहा है सड़क पे, उनसे कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा है। मोदी ने उम्मीदवारी पाई और मुश्किल से 5-6 महीने 7 महीने भी उन्होंने मुश्किल से प्रचार नहीं किया और वो जीत गया। लेकिन राहुल गांधी पिछले कुछ समय से कर रहे हैं। अभी आप देखिए प्रशांत किशोर एक जगह इंटरव्यू दे रहे थे, हालांकि प्रशांत किशोर को बहुत ज्यादा कोट करने का बहुत मतलब नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक अच्छा वाक्य कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है कि इतनी असफलताओं के बाद ये कोई दूसरा होता तो घर बैठ जाता, यहां तक कि वो 90% मामलों में वो असफल हुआ। चुनावी इस पे वो बात कर रहे थे, पहला वाला फेज, जब ये तेलंगाना और कर्नाटक वगैरह के पहले की बात है, हिमाचल प्रदेश के पहले की बात है, जब लगातार बहुत सारी चुनावी असफलताएं जो है वो राहुल गांधी के खाते में दर्ज हो रही थी। उनका ये कहना था कि उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि इसके बाद भी ये व्यक्ति सड़क पर है, लोगों के बीच है, अगर मोदी जी इस स्थिति में रहते तो मोदी जी घर बैठ जाते, यह प्रशांत किशोर का कहना है। तो 2013 के पहले जो नकारात्मक प्रचार के साथ मोदी आए थे, उसी नकारात्मक प्रभाव को प्रचार को लेके वो फिर से लौट रहे हैं। इस संसद के बाद 10 तारीख के बाद जो वो जाएंगे, उन्होंने जितना बदनाम करना चाहा पुराने स्वतंत्रता सेनानियों को, नेहरू जी को, कांग्रेस को, तमाम तरह के जो कुछ संसद के अंदर और बाहर, इससे भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। तो उन्होंने जाते जाते आज जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे का भी अपमान किया, जो बेहद दुखद था। और बची खुची जो कसर है वो मनमोहन सिंह के खिलाफ एक श्वेत पत्र लाके करना चाहेंगे। तो इस एजेंडे को जो लेके वो जा रहे हैं, ये नकारात्मकता जो है यही उनके खिलाफ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अब लोग जो है 10 साल मनमोहन सिंह के और 10 साल आपने भी राजपाट भोग लिया। अब इन दोनों का जो लेखा जोखा है, इसका एक कंपैरिजन होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि फंसे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यतः मोदी जी फंसे हुए हैं और मोदी जी के कारण पूरी बीजेपी फंसी हुई, क्योंकि मोदी जी ने ही पूरे बीजेपी को अपने साथ जोड़े रखा है। आपने कोई दूसरा नेतृत्व, पैरेलल नेतृत्व पैदा ही नहीं किया, तो अब आप कहां से होंगे। उनकी जो बदहवासी है, उनका जो विसंगति है, वो इसलिए नजर आ रही है कि एक तरफ कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देते हैं और कुछ दिनों के बाद जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी को भी देते हैं। तो लोग इन चीजों को अब समझ रहे हैं कि आप किस प्रकार से जो है बदहवास हो चुके हैं। इस बदहवासी के साथ जाने वाला मोदी वो मोदी नहीं है जो 2013 और 14 के पहले प्रचार कर रहा था, बड़े मजबूती से बात कर रहा था और लोग उसके प्रभाव में आ गए थे। तो ये फर्क जो है, यही फर्क पैदा करेगा और वो बता देगा कि 2014 और 2019 की बात दूसरी थी और 2024 जो है इतना आपके लिए आसान नहीं होगा। राजीव जी।
बिल्कुल 2024 इतना आसान नहीं होगा। इस बीच राहुल गांधी ने एक प्रतिक्रिया दी है ट्विटर पर। ट्वीट के जरिए मोदी जी पर सीधा एक बड़ा यहां हमला करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। लिख रहे हैं, चुनावी मंच हो या संसद, प्रधानमंत्री का हर भाषण सिर्फ झूठ का अंबार होता है। जी हां, चुनावी मंच हो या संसद, प्रधानमंत्री का हर भाषण सिर्फ झूठ का अंबार होता है। वो अपने झूठ, अपनी तालियों और अपनी मीडिया के बीच इतने मग्न हो गए हैं कि जनता से जुड़ा हर सवाल उन्हें क्रोधित कर देता है। क्रोध विकास की नहीं बल्कि विनाश की गारंटी है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। क्रोध विकास की नहीं, विनाश की गारंटी है। जब गारंटी ही दे रहे हैं तो एक गारंटी यहां का जिक्र यहां कर रहे हैं राहुल गांधी, जिस गारंटी को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इन्होंने लॉन्च किया था कर्नाटक में। उस गारंटी को बड़े चुपके से मोदी जी ने चुरा तो लिया, लेकिन अब यहां उसी गारंटी से वार करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। ये विकास नहीं बल्कि विनाश की गारंटी है। आना चाहता हूं सीधे सुनील शुक्ला जी, इस ट्वीट के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर इस चुनाव में कौन सी लहर दिखाई दे रही है आपको? राम मंदिर की लहर, कर्पूरी ठाकुर, बिहार, झारखंड, लाल कृष्ण आडवाणी, श्वेत पत्र और पता नहीं क्या क्या, कुछ लहर आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, सरकार के पक्ष में तो कोई लहर नहीं दिखाई पड़ रही है। सरकार के पक्ष में अगर कोई लहर दिखाई पड़ती तो इतने जोड़ तोड़ की आवश्यकता नहीं होती, इतने सहयोगियों को जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती, 38 राजनीतिक दलों का एक खेमा खड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी। और अगर लहर दिखाई पड़ रही होती तो सरकार अपने उपलब्धियों की बात करती। सत्ता में 10 साल रहने के बाद भी अगर जवाहरलाल नेहरू पर टिप्पणी करनी है तो फिर आप लहर नहीं, आपके पक्ष में कोई लहर नहीं है। आप अपनी बात नहीं करने में, आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं लोगों से, लोगों को आप समझा नहीं पा रहे हैं कि पिछले 10 सालों में आपने क्या किया। आप अपने एजेंडे, उसी पुराने एजेंडे की बात कर रहे हैं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती रही है। उस एजेंडे के आधार पर जितने समर्थकों को आप अपने साथ जोड़ सकते थे वो समर्थक आपके साथ हैं। नए समर्थक आपके साथ जुड़ जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मेरा अपना मानना यह है, अपना विश्वास है कि सरकारों के साथ जो सत्तारूढ़ दल है उसको अपनी उपलब्धियों के आधार पर ही जनसमर्थन मिल सकता है। अगर आपके पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए नहीं है तो आप आर्टिफिशियल नैरेटिव से लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते। हिंदुत्व का मुद्दा हो, मंदिर का मुद्दा हो, समान नागरिक संहिता का मुद्दा हो, 370 हटाने का विषय हो, वो एक भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक वर्ग है, वो उनके साथ है। लेकिन यह समर्थक वर्ग कल भी था और हो सकता है कल भी रहे, लेकिन वो कल भी नहीं सत्ता दिलवा पाया था और कल भी नहीं दिलवा पाएगा जब तक उसके साथ सामान्य मतदाता जो एक विकसित भारत बनाने की बात पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था, अगर वो नहीं जुड़ता है तो। अगर यह सरकार लोगों के जीवन से जुड़े हुए हर वर्ग की बात हो, चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, किसान हो, उसकी बात ही नहीं करते हैं आप कि आखिर इनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा। आज आप ये बात नहीं करते हैं कि आपने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हुआ क्या उसका? आपने कहा था किसानों की स्थिति बेहतर हो जाएगी, क्या स्थिति बनी? आप शिक्षा में जो आपका बजट है उसको लगातार आप कम करते चले जा रहे हैं। मनरेगा के अभी पश्चिम बंगाल से खबर आई कि मनरेगा के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी सभा की वहां, जो मजदूर हैं 50-50, 60-60 हजार रुपए उनके बाकी हैं और केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। जो पंजीकृत है, जो मनरेगा के मजदूरों की पंजीकृत मजदूरों की संख्या कोरोना काल में बढ़ी थी, वो अभी बनी हुई उतनी ही, और आप उनको जो आश्वासन दे रखा था आपने, कोई आश्वासन नहीं पूरा हो रहा। क्या होगा वो? आप कहते हैं कि श्रम का जो आपके पास पोर्टल है, ई श्रम के पोर्टल पर जो पंजीकृत लोग हैं उनका पुरसा हाल क्या है? अगर आप इनकी बात नहीं करते हैं तो कैसे संभव है कि आप लहर बना लेंगे? दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक अपोजिशन का एजेंडा तय कर दिया। उनका यह कहना है कि हम सामाजिक सशक्तिकरण की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, हम लोगों की गिनती करेंगे और उनके जो लोग पिछड़े लोग हैं उनको आगे लाने का प्रयास करेंगे।
और जब आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस का महागठबंधन की सरकार बीजेपी में थी तो इन लोगों ने उसको पूरा करने का प्रयास भी किया, वो लगातार दिखाई पड़ा। उनकी जो कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में होकर रही है कि हम जाति जनगणना करेंगे और अपने एजेंडे को लागू करेंगे, तो अपोजिशन ने अपने एजेंडे को साफ कर दिया कि हम सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करेंगे, समाज के पिछड़े लोगों को आगे लाने का प्रयास करेंगे और सामाजिक सशक्तिकरण की इस प्रक्रिया में अगर रिजर्वेशन की जो सीलिंग है वो बाधक बनती है तो उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। उनका एजेंडा साफ साफ है, हम किसानों के लिए करेंगे, हमारी न्याय की बात यह है, हम बेरोजगारों की बातें करेंगे कि हम अग्निवीर योजना को स्वीकार नहीं करते, हम लोगों को नियमित रूप से नौकरियां देंगे। महागठबंधन की सरकार ने बिहार में यह करके दिखाया भी कि हम नौकरी देंगे, साफ जो नियमित सेवाएं हैं उसमें रखेंगे। तो एक तरफ से विपक्ष ने, इंडिया दल समूह ने कांग्रेस के नेतृत्व में अपने एजेंडे को साफ किया कि मेरा सामाजिक न्याय का मुद्दा है, सामाजिक सशक्तिकरण का मुद्दा है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपने उपलब्धियों की बात नहीं करती। आप लेके चले ना, आप श्वेत पत्र लेके क्या करेंगे? सवाल है कि आप आंकड़ों में ही तो बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे, तो बना के करेंगे क्या? आपके आकार से यह बात थोड़ा साबित होती है कि आप कितने मजबूत हैं। अगर इस अर्थव्यवस्था में इस देश के नागरिकों का योगदान नहीं है, इस अर्थव्यवस्था से नागरिकों को लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी कर दीजिए। अगर 10% लोगों के पास ही 60% पूंजी रहनी है तो यह आकार बढ़ता चला जाएगा। इस आकार में अगर महंगाई का मुद्दा आपके सामने नहीं है, जीएसटी को अनायास अचानक लागू कर देने से जो छोटे व्यापारी प्रभावित हुए हैं उन पे आपको बात करनी नहीं है, नोटबंदी से किस तरह से छोटे मोटे धंधे प्रभावित हैं उस पर बात आपको करनी नहीं है, आप नहीं बात करेंगे इसका मतलब थोड़ा है कि समाज में इसमें चर्चा नहीं है। जिनके ऊपर गुजरी है वो लोग सन्नाटे में है, वो बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि जो विपक्ष ने एजेंडा तय किया है वह एजेंडा हर राज्य में प्रभावी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रभाव वाले इलाकों में जहां पे वह पिछले चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन किया है उसको सहयोगियों की आवश्यकता है। क्यों? उनको पता है कि अपने बूते बिहार में भी वो प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं जो 2019 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? ये पार्टी विधानसभा हारने वाले को अपने पार्टी के नेताओं को विधान परिषद नहीं भेजती है। इसलिए दारा सिंह चौहान को जो विधानसभा का उपचुनाव हारे विधान परिषद में भेज रही है कि उनको अपने साथ लोगों को रोके रखना है। इनको लगता है कि यह जो सामाजिक न्याय या सामाजिक समीकरणों को बदलने की जो कोशिश कर रहा है पोजीशन, उसका काट इनके पास नहीं है। हिंदुत्व का एजेंडा कितना चलेगा? हिंदुत्व के एजेंडे से क्या लोगों के जीवन में कोई तब्दीली आ रही है? उनके रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो रही हैं? जो दुश्वारियां हैं उसको बेहतर हो रहे हैं? वो अगर नहीं हो रहे हैं तो लोग कैसे आपके साथ खड़े हो जाएंगे? नारों के साथ थोड़ी कोई खड़ा होता है। लोग आपके नारे के साथ खड़े हुए थे, लेकिन वो नारा यह था कि हम पॉलिसी पैरालिसिस दूर करेंगे। आपने कहा था कि महंगाई की मार बहुत हो गई है, अब आप महंगाई की मां भी बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और क्या ये जो लोगों के सामने समस्याएं हैं वह आम आदमी को प्रभावित नहीं करता? अगर वो प्रभावित करता है तो लोगों के विमर्श में चीजें हैं। हम मजबूत नेतृत्व क्यों सोचते हैं, मजबूत सरकार क्यों सोचते हैं? कि वो सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक मजबूत और एक फैसला लेगी। अगर वो फैसले उसके पक्ष में नहीं है, अगर आपको ये चिंता है कि कारपोरेट टैक्स घटा करके 27% कर दीजिए, लेकिन आपको ये चिंता नहीं है कि जो आम आदमी के ऊपर बीत रही है, जो 18% और 28% जीएसटी दे रहा है, उसकी समस्या कैसे कम कीजिए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम हो गई, उसका लाभ आम आदमी तक कैसे पहुंचे, इसकी चिंता आपको नहीं है। लेकिन जिनको ये लाभ नहीं मिल पा रहा उनमें तो विमर्श ही है। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना जो प्रचार का एक हाइप है, हाइप क्रिएट करने में माहिर है। इस तरह का एक वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं कि जो मौलिक सवाल है उस पर चर्चा ना हो सकता है कि लोगों के सामने चर्चा ना हो, लेकिन वो चर्चा में नहीं है ऐसा मानना बेमानी है। जी
बहुत सारी बातें दोस्तों हम कर रहे हैं और खासकर 2024 के इस लोकसभा चुनाव जिसमें अभी ऑलरेडी हम हैं और बहुत जल्दी ये चुनाव की घोषणा होगी मार्च के दूसरे सप्ताह में। और उससे पहले राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और इस यात्रा से कहीं ना कहीं बीजेपी परेशान है, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके आगे जो कुछ हो रहा है वो ये साफ दिखाई दे रहा है कि आगे आगे राहुल गांधी और पीछे पीछे उनको पकड़ने, उनकी मुद्दों को पर पानी डालने या चादर से ढकने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। और ऐसे में बहकी बहकी बातें करते हुए भी नजर आते हैं। कभी नेहरू जी को कोसते हुए नजर आते हैं तो कभी इंदिरा गांधी, और उसके अलावा याद करते हैं राहुल गांधी को भी और याद करते हैं और सामने बैठे हुए मल्लिकार्जुन खड़गे पे कटाक्ष भी करते हैं। ये सारी बातें क्या कुछ कहती हैं, जरा एक साइकोलॉजी के किसी छात्र से भी पूछिए या साइकोलॉजी पढ़ने वाले किसी छात्र से ना भी पूछिए तो एक सामान्य छात्र भी बता देगा, एक सामान्य इंसान भी बता देगा कि चल क्या रहा है इस देश में। क्या सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जो डिपेंडेंसी है वो ईवीएम की है या काम करने की डिपेंडेंसी भी है? ईवीएम, ईसी, ईडी, यही तीन है। जरा आना चाहता हूं जल्दी से हमारे साथी धनंजय जी और फिर प्रशांत टंडन जी के पास आते हैं। धनंजय जी, एक जल्दी से एक शॉर्ट कमेंट। देखिए, ईवीएम और चुनाव आयोग, अब तो कोर्ट भी शामिल हो गया है, अलग अलग लोग हैं, तो ये सब मिलकर के क्या जिता पाएंगे चुनाव? क्योंकि सबको तो लगा दिया उन्होंने चुनाव जीतने के लिए। और ईवीएम का जो है वो तो अब इतना मामला बड़ा हो गया कि पहले लोग कहते थे कि विपक्ष के लोग जो है इस पे सवाल नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन अब तो आज ही खबर है कि 28-26 दल के लोग गए, विपक्ष के लोग गए, लेकिन चुनाव आयोग ने मिलने से मना कर दिया। और चुनाव आयोग लगातार जिस तरह से बर्ताव कर रहा है, वो आज कल शरद पवार वाले मैटर में भी देख लीजिए क्या किया, शिवसेना वाले मैटर में क्या कर लिया। तो वो तमाम चुनाव आयोग ने जिस तरह से काम किया है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरे चुना हुआ एक मंत्री और विपक्ष के लोग, एक विपक्ष का नेता, तो बहुमत तो आपका है, तो आप तय करोगे, जैसे तय करना चाहते हो, जिसको चुनाव आयोग का बनाना चाहते हो बना लोगे। फिर चुनाव आयोग के सामने देखा जाता है कि किस तरह से वहां हुआ चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में जो सारा तमाम हुआ और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। अब लेकिन सवाल है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्या लोकतंत्र के हत्यारों को पहचान करके सजा देगी? ये दूसरा ये कि जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, क्या जनता उनको पहचान रही है? क्योंकि ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं तो सबसे बड़े हत्यारे तो जनता के, आम आदमी के, नागरिकों के हैं। क्योंकि ये लोकतंत्र जो है न नरेंद्र मोदी का है, न कांग्रेस का है, न किसी और का है। लोकतंत्र तो नागरिकों के लिए है। तो क्या लोकतंत्र की जिन्होंने हत्या की है, नागरिक उनको पहचान रहे हैं? और अगर नागरिक उनको पहचान गए हैं तो हत्यारे को तो सजा सब देते हैं। और सजा यहाँ तो गांधी का देश है, ये तलवार लेकर के सजा देते नहीं है। पिस्तौल में गोली भर के जाएंगे और 3 गोली मार देंगे, वो तो नागरिक सजा देंगे नहीं। नागरिक वोटों के माध्यम से सजा देते हैं। और जो अंबेडकर का जिक्र कर रहे थे आज नरेंद्र मोदी जी संसद में, तो नरेंद्र मोदी जी, ये जो अंबेडकर ने दिया है, अंबेडकर को आपने क्या सम्मान दिया? आपने नेहरू की चीजें तो गिनवा दी, लेकिन ये बतलाइए कि अंबेडकर जी को क्या सम्मान दिया आरएसएस ने या हिंदूवादी शक्तियों ने, कि उनको हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ा और उनके अनुयायियों को, लाखों अनुयायियों को बुद्धिस्ट बनना पड़ा। आज आपको अंबेडकर बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये जनता, मुझे लगता है कि नागरिक, ये जो 10 साल हुआ है ना, उसमें नागरिक बहुत अवेयर हुए हैं। नागरिक अवेयर इसलिए हुए हैं कि अगर ढेर सारे गलत सूचनाओं का, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी बोलते रहते हैं, अमित शाह बोलते हैं, मीडिया बोलता रहता है, उनके भक्त चैनल बोलते रहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलती रहती है, उसके बरक्स एक ऐसा ग्रुप भी खड़ा हुआ है जो सच के साथ है, जो तथ्यों के साथ है, जो बतलाता है कि इतिहास में क्या सच हुआ था और क्या झूठ हुआ था। और इसका असर ये पड़ा है कि अवेयरनेस सोसाइटी में बढ़ी है। और आम आदमी, जो सुनील जी गिना रहे थे कि जो महंगाई है, जो और सारी चीजें हैं, दुश्वारियां जो आम नागरिकों की, वो बढ़ी है। और आम आदमी, आम नागरिक जो हैं वो देख रहे हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस देश में जो वोट बैंक है वो दो भाग में बट गया है। एक है मोदी समर्थक वोट बैंक, जो आप 37% कहिए, वो बढ़ करके 47% नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ वोट बैंक है जो मोदी विरोधी वोट बैंक है, वो मजबूत हुआ है, वो बढ़ा है।
और आप कितने भी पार्टियों को तोड़ फोड़ दीजिए, कितने भी लड़ा दीजिए कि ये 1 to 1 करने की बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन बना करके वो 3 पार्टी लड़े, 4 पार्टी लड़े। इस बार नागरिक जो है वो खुद को वोट देना चाहती है, अपने लोकतंत्र के लिए वोट देना चाहती है। और यहाँ के जो नागरिक हैं वो चाहते हैं कि जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं, तो लोकतंत्र हमारा जो है वो फिनिक्स की तरह है, वो अपनी राख से फिर पैदा होता है और हमारे देश के नागरिक उसको पैदा करना जानते हैं। लोकतंत्र इस देश में मरने वाला नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहें चाहे जो कहें। लेकिन ये चीफ जस्टिस से ये सवाल जरूर है कि आप जो है उसके दर्शक बने रहेंगे या लोकतंत्र के जो हत्यारे हैं उसको आप भी सजा देने का काम करेंगे। जी, सारी बात, बहुत धन्यवाद आपका धनंजय जी कमेंट के लिए। और प्रशांत टंडन जी, सीधे अब चूंकि समय खत्म हो चुका है, जल्दी जल्दी आपके पास आना चाहता हूं, फिर राहुल लाल जी से क्लोजिंग कमेंट। प्रशांत जी, क्या अब भरोसा सिर्फ और सिर्फ वहीं पर है जिसकी चर्चा खूब हो रही है, बात ईवीएम, बात आखिर ये जो संख्या बल है, संख्या की बात जब आती है तो ये फिर कहीं ना कहीं निशाने पे ईवीएम आता ही है। लेकिन जब लहर, मुद्दे, एजेंडे, इन सब की बात हम करते हैं तो कुछ भी वैसा दिखाई नहीं देता है, तीसरा टर्म। लेकिन विपक्ष कितना मजबूत यहाँ है इसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और अब जब यात्रा उत्तर प्रदेश पहुँचेगी तो और भी ज़्यादा इस पर हम चर्चा करेंगे। मगर राहुल गांधी की इस यात्रा ने क्या कुछ अभी तक दिया है विपक्ष को, ये भी आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए राजीव जी, ईवीएम का जहां तक मसला है, ईवीएम की चौकीदारी की जाएगी अगर, तो ईवीएम में बहुत छेड़छाड़ नहीं कर पाते हैं। हमने कई मिसाल देखी हैं, अभी तेलंगाना में देखा या उसके पहले कर्नाटक में देखा। तो ईवीएम की रखवाली अगर होती है ढंग से तो नहीं हो पाता है। अब यहाँ छत्तीसगढ़ के चुनाव में खुद भूपेश बघेल ईवीएम की रखवाली कर रहे थे पिछले चुनाव में। इस चुनाव में भी की होती तो शायद सरकार होती उनकी। तो ईवीएम की रखवाली करनी पड़ती, पहली बात। दूसरी, आप संख्या बल की बात कर रहे थे और अभी अमरेंदु जी ने बात की 200 सीट की। जरा मैं उसके इर्द गिर्द कुछ बातें रखना चाहता हूँ। ये जो 400 पार और बातें हो रही हैं, इनका मतलब क्या है, ये बातें क्यों हो रही हैं? राजीव जी, बीजेपी की जो सबसे सेफ सीटें हैं वो कुल 151 है। ये 151 वो सीटें हैं जहां बीजेपी की हार जीत का फासला या जीत का फासला 20% से ऊपर था। इनमें अगर आप उन सीटों को मिला लें जिसमें 10% को भी अगर हम जोड़ दें कि 10% से ज्यादा जहां पे जीत का फासला बीजेपी का था, हालांकि 10% एक बहुत कम संख्या होती है जो कि हिल जाती है कई बार, वो सीटें 220 हैं। यानी 10% से ऊपर जहां हार जीत का मसला है, मार्जिन है बीजेपी का, वो कुल 220 सीटें हैं। और अब देखिए, जो 40% से ऊपर जहां पे हार जीत का मामला है, जो बिल्कुल सेफ है जिसको कहा जा सकता है, वो कुल 23 सीटें बीजेपी के पास। ये 303 सीटों का जो ब्रेकअप है वो हार जीत के फासलों के हिसाब से। अब आप देखिए कि क्या नई सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। तो जहां पे बीजेपी 10% से ज्यादा सीटों से 10% से ज्यादा मार्जिन से हारी है, वो 83 सीटें हैं। जहां लंबे फासले से हारी है, तो नई सीटें यहीं से आनी है। तो अगर आप इनको भी 303 से भी इसको -221 ही बनता है, तो कि जो शोर मच रहा है, इस 151 सीटें जो 20% सीटें जो विक्ट्री मार्जिन है, इनमें अगर आपको वापस बहुमत का आंकड़ा चाहिए तो आपको लहर चाहिए। अगर लहर नहीं है तो ये जो 10% से नीचे की सीटें हैं वो सब हिल सकती हैं, हारी जा सकती हैं, विपक्ष जीत सकता है। तो इसलिए बीजेपी को भी, मोदी जी को भी बराबर गेम,
इसलिए वो 370-400 का एक हवा बनाना चाहते हैं, लेकिन हवा देखिए ऐसे बनती नहीं है, और उसके लिए गंभीरता चाहिए होती है। राहुल या विपक्ष के नेता गंभीरता दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव के बयानों को भी आप देखिए, आपने खुद सुना कितनी परिपक्वता और मैच्योरिटी दिख रही उनके बयानों में। देखिए, असरानी बन के आप नहीं बन सकते प्रधानमंत्री, वो गंभीर होना पड़ेगा। सही, गंभीरता जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन आप अगर सदन में, वो भी राज्यसभा लोकसभा में, अगर आप उस गंभीरता का परिचय नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी सियासत को किस दिशा में ले जा चुके हैं ये साफ दिखाई देता है। और क्या देश की जनता इसी सियासत पर मुहर लगाएगी, इसी राजनीति पर मुहर लगाएगी? ये गंभीर सवाल है, गंभीरता की हम बात कर रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट आपके पास आना चाहता हूं राहुल लाल जी। बहुत गंभीर बातें हम करते रहे और हमारे तमाम साथी अपनी बात रखते हुए, और हम अब उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां इस कार्यक्रम को अब समाप्त किया जाए। आपसे समझना चाहता हूं कि कितना आप यहां से इंडिया गठबंधन को और खासकर राहुल गांधी को, मणिपुर से चल के ओडिशा तक पहुंचे हुए राहुल गांधी को, कितना इंडिया गठबंधन या अपने पक्ष में, पार्टी के पक्ष में इस आज की तारीख में सियासत को मोड़ते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, जैसे भारत जोड़ो यात्रा फर्स्ट थी, हमें लग रहा है कि यहाँ पे सफलता दर, जो राजनीतिक सफलता दर है, वो उससे भी कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि नॉर्थ ईस्ट में, सोचिए आप खुद ही मणिपुर में आप थे राजीव जी, और आपने देखा कि कितनी छोटी सी जगह है और वहाँ पे राहुल गांधी के लिए लोग किस तरह से जो है कि खड़े थे प्रतिबद्ध होके। तो मणिपुर से लेके जो मुंबई तक ये यात्रा चलनी है, मणिपुर से लेके उड़ीसा तक तो स्थितियां हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या स्थितियां बन गई। मैं कह रहा हूँ मुंबई, जो महाराष्ट्र है, जो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला, 48 लोकसभा सीटों वाला, जहाँ पे बीजेपी की 23 सीटें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो 13 सीटें कुछ आई थी, उसका भी रिकॉर्ड मुझे टूटता हुआ दिख रहा है, वो डबल डिजिट में पहुँचते हुए दिख रही है। देखिए, भारतीय राजनीति में सहानुभूति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। चुनाव से पहले आप अगर शरद पवार के पार्टी का आप नाम भी छीन ले रहे हैं, चुनाव चिन्ह भी छीन ले रहे हैं, उनके लिए चुनौती हम लोगों ने देखा। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, भारी वर्षा में भीगते हुए जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, और जब वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी और महाराष्ट्र ने देखी, उसी समय देखिए वो फिर से कमबैक कर गए। तो वो लगातार एक कमबैक की स्थिति में रहते हैं। वहाँ पे एकनाथ शिंदे वो कमज़ोर हैं, अजीत पवार वो कमज़ोर हैं। आप सभी लोगों को तोड़ तोड़ के उनके डुप्लीकेट को अपने पास रखे हुए हैं। कांग्रेस लगातार मजबूत हुई है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान में, महाराष्ट्र में भी। तो कांग्रेस की स्थिति कितनी मजबूत हो गई है। और बाकी उनके साथ अब उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे जी तमाम उपचुनाव लगातार जीतते रहे। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये यात्रा मणिपुर में थी, या फिर ये यात्रा जो है कि अगर हम लोग देख रहे हैं मुंबई में भी पहुँचेगी, तो इसका असर बहुत तगड़ा होगा। प्रधानमंत्री जो उनकी कुंठा है, हम लोग 400 के आंकड़े पे ध्यान दे रहे हैं राजीव जी, लेकिन प्रधानमंत्री के 370 प्लस 30 वाले आंकड़े पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस 30 के फिगर पे। अरे आपने गठबंधन 37 प्लस 1 38 दल है। अब आप सोच के देखिए, उन 37 दलों को आप कितना सीट दे रहे हैं? 30 सीट दे रहे हैं। यानी एक दल के हिस्से आप एक सीट भी देने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम 37 सीट बोल देते, हम लोग गिनती तो कर लेते राजीव जी कि प्रत्येक सहयोगी दल को वो एक सीट दे रहे हैं ना, 0.8 आ रहा है एक को। तो सोचिए, उनको अपने सहयोगी दलों पर खुद ही भरोसा नहीं है। जिसको हवा बनाने के लिए जो बयान दे रहे हैं, शिगुफाबाजी कर रहे हैं, उसमें भी अपने दलों को, यानी सोचिए नीतीश कुमार जी को आप ले लिए हैं, लेकिन उनको क्या आप 0.8 सीट भी देने के लिए तैयार नहीं है उन्हें। अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते, या बाकी और लोगों को आपने अजीत पवार जी को जोड़ा है, एकनाथ शिंदे को जोड़ा है, ये सब तो बड़े चेहरे हैं ना इनके, तो फिर आप 30 पे क्यों मान रहे हैं उन्हें? तो उनको पता है देखिए कि स्थितियां बहुत ही बिगड़ी हुई हैं। वो अपने लोगों को का स्ट्राइक रेट जो है वो कम रख रहे हैं, अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा रहे हैं। देखिए, वो स्ट्राइक रेट को मैं एक चीज़ कह दूं कि कहते हैं ना कि गड़बड़ी, प्रधानमंत्री से एक गड़बड़ी लगातार हो रही है। वो जैसे ही मनमोहन सिंह पे हमला कर रहे हैं और श्वेत पत्र निकालने की बात कर रहा है, इस देश में बच्चा को पता है ये कि मनमोहन सिंह के पीरियड में क्या स्थितियां थी। तेल $140 प्रति बैरल पे था, और डीजल जो है कि वो 50, और पेट्रोल जो है वो 60 रुपया में मिल रहा था। आज स्थिति क्या है? $60 प्रति बैरल पे आपको मिल रहा है, और आप शॉप के पास पहुंचाए हुए हैं दामों को। दूसरी चीज़ की, आपको ईरान जैसे देश जो है कि वो आपको $20 प्रति बैरल पे तेल का आपको ऑफर दे रहा है आपको, उसके ऊपर कोई संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिबंध नहीं लगा है राजीव जी।
फिर भी आप अमेरिका से डरे हुए आप ईरान से अपना संबंध बनाने के लिए मजबूत नहीं बने हुए हैं। ये आपकी महंगाई के प्रति प्रतिबद्धता है। आप महंगाई के लिए नेहरू जी को आप दोष दे रहे हैं, महंगाई के लिए आप इंदिरा गांधी को दोष दे रहे हैं। अरे आपने अपने समय में रचनात्मक क्षमता लोगों की छीन ली है। प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे समय में कोई गाना नहीं बना है। अरे कौन गाना बनाएगा आपके समय में? जो गाना बनाएगा उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के हमले हो जाएंगे। इसलिए आपके पीरियड में गाने नहीं बन रहे हैं, नहीं तो एक से एक गाने बनते। इस समय अगर थोड़ी भी लोकतंत्र अघोषित यहाँ पे अगर ये स्थितियां ना बनी रहती, आपातकाल वाली स्थितियां, तो बिल्कुल हम लोग एक से एक गाने सुनते हैं हम लोग। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जब तुलना की ये स्थिति आएगी, जो उन्होंने बार बार वो कह रहे हैं कि श्वेत पत्र निकालेंगे, श्वेत पत्र निकालेंगे। राजीव जी, आपको याद होगा कि इनके जीडीपी का आकार जब बहुत ही कम होता चला जाता था, जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्होंने आधार वर्ष बदल दिया था। 11-12 के आधार वर्ष को इन्होंने 16-17 कर दिया था। क्यों किया था कि 16-17 में जब ये नोटबंदी लेके आए थे, अर्थव्यवस्था उसमें सबसे निचले स्तर पे थी। तो जब आप सबसे निचले लेवल को आप तुलना करने का आधार बनाते हैं तो आपको आंकड़े काफी बड़े दिखेंगे। उस कारण से ये कुछ आंकड़े बड़े भी दिख रहे हैं। और सभी दोस्तों को समझना चाहिए कि इसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों को संगठित क्षेत्र के आंकड़ों के बराबर मान लिया जा रहा है। रेहड़ी पटरी वालों के इनकम को वही मान लिया जा रहा है जो अडानी और अंबानी की जो कमाई है उसी के बराबर का आप कमाई मान ले रहे हैं। ये आपके पूरे हवाई वाले मामले हैं। मनमोहन सिंह की अर्थव्यवस्था से जितनी ये तुलना करेंगे, ये राहुल गांधी के पटरी पे आ रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से लगातार हमला किया है इनके ऊपर, इनके आर्थिक तंत्र के ऊपर हमला किया है, उसके उत्तर में ये फंस रहे हैं। तो प्रधानमंत्री रणनीति में, मुद्दों के रणनीति में भी मुझे बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भले वो अपना स्ट्राइक रेट काफी लंबा चौड़ा दिखाने का प्रयास करें जी, लेकिन उसमें भी उन्होंने 50% सच्चाई बोली है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने कम से कम अपने सहयोगी दलों का सही मूल्यांकन किया है। राजीव जी, आज सहयोगी दलों का मूल्यांकन कर रहे हैं, कल को अपना मूल्यांकन भी करेंगे और स्ट्राइक रेट जो है वो पीछे जाएगा, साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। उनकी पार्टी डिफेंसिव है। ऑफेंसिव खेलते हुए तो सिर्फ और सिर्फ यहां राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, जो सीधी बात कर रहे हैं। आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, दलितों के साथ क्या हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, ओबीसी के साथ क्या हो रहा है। आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, चाहे वो लोकसभा का भाषण हो चाहे राज्यसभा का भाषण हो, उनके भाषण का 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस फोकस्ड था, कांग्रेस पर ही था। मतलब साफ है। और उन मुद्दों पर था, उन मुद्दों का जवाब देने पर था, उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने पर था, जो जिन मुद्दों को राहुल गांधी बार बार कुरेद रहे हैं। तो क्या यहीं से पहली जीत इसे मानी जाए? जरा सोचिएगा, इस पर चर्चा करेंगे आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं राहुल लाल जी, आपका बहुत शुक्रिया।